दोस्तों, आज आप सुनेंगे व्योमकेश बख्शी सीरीज की कहानी व्योमकेश और वरद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी व्योमकेश और वरद। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब प्रेत सेवी वरद बाबू सत्य सेवी व्योमकेश के पास भागते हुए आए थे। अपने स्वभाव के अनुसार व्योमकेश बाहर बहुत कम जाता था। इसकी बजाय वो अपना सारा ताना बाना किसी मकड़ी की तरह अपने कमरे के एक कोने में ही बैठकर बुनता था। लेकिन उस बार उसने 300 मील की यात्रा करके सबको चौंका दिया था। व्योमकेश के बचपन का एक दोस्त बिहार राज्य में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत था। कुछ समय पहले उसका तबादला मुंगेर में कर दिया गया था और तभी से वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद व्योमकेश के पास पत्र भेजता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि इस बात के पीछे जरूर उसका कोई गुप्त उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि मेरा मन कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता था कि कोई डीएसपी बिना किसी मकसद के अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करना चाहता होगा। ये सितंबर के मध्य की बात है। एक दिन ऐसा ही एक पत्र मिलने के बाद व्योमकेश ने थोड़ी बेचैनी से मुझसे कहा, अजीत, चलो मुंगेर चलते हैं। मैं तो तैयार था। दुर्गा पूजा से पहले पतझड़ के मौसम ने अपने घरों से दूर रह रहे बंगालियों को अपने घर जाने और त्योहार मनाने के लिए उसकी तैयारी करने के लिए प्रेरित कर रखा था। मैंने खुशी खुशी कहा, हाँ, चलते हैं। जब हम अपने तय समय पर मुंगेर पहुंचे तो हमने डीएसपी को अपना इंतजार करते पाया। उसका नाम था शशांक। उसकी उम्र भी करीब करीब हमारे जितनी ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जवान होने के बावजूद उसकी जिम्मेदारियों और काम के बोझ ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। वो हमें किले के अंदर बने अपने सरकारी निवास पर ले गया और उसने वहीं हमारे रहने का इंतजाम कर दिया। मुंगेर के उस भाग को किला कहा जाता था। ये बात अलग थी कि अब उसमें किले जैसी कोई बात नहीं थी। किसी जमाने में वो मीर कासिम का बहुत ही अभेद्य किला हुआ करता था। ये करीब 1/4 मील के गोल दायरे वाला बड़ी बड़ी मीनारों और गहरी खाई से घिरा इलाका था। उसके बाईं तरफ गंगा नदी बहती थी और उसमें 3 बड़े बड़े दरवाजे थे। फिलहाल उसके अंदर एक जेल, ऊंचे लेवल के राज्य सरकार के ऑफिसर्स और कर्मचारियों के आवास और खेल का एक बड़ा सा मैदान था। उसके अंदर कुछ आम लोग भी रहते थे। कस्बा, बाजार और असली इंसानी बस्तियां किले के बाहर थीं। तो संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि ये किला एक तरह से ऊंची श्रेणी वाले सरकारी ऑफिसरों और ऊंचे पद पर आसीन लोगों के रहने की जगह थी। शशांक बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ उनके घर में चाय और नाश्ते पर। उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से हमारा स्वागत किया, लेकिन उसके साथ बातचीत के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि वो आदमी बड़ा ही चालाक किस्म का था। वो बड़ी ही आसानी से सामने वाले को बातों में उलझाकर बीच बीच में अपने मतलब की बातें कर लेता था। अपने बचपन और दोस्ती की यादों को ताज़ा करते हुए उसने मुंगेर के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स की सूची हमें थमा दी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो एक बहुत ही मेहनती और अपने काम में कुशल आदमी था, और उसने बातों ही बातों में अपने काम की बात इस तरह से कर डाली कि हमें कोई असंतोष दिखाने या नाराजगी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। सच्चाई तो ये है कि हमारे उसके घर पहुंचने के आधा घंटे के अंदर ही उसने कब असली मुद्दा उठा दिया उसका मुझे आभास भी नहीं हो पाया। लेकिन व्योमकेश की आंखों में तैरती खुशी से मैं थोड़ा सतर्क हो गया था। उस समय शशांक कह रहा था कि मैं आप लोगों को सिर्फ पुराने खंडहर और गर्म पानी के कुछ फव्वारों को दिखाकर ही निराश नहीं करूंगा। अगर आपकी रुचि कुछ अलौकिक चीज़ों को देखने की हो तो उसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। असल में क्या है कि हमारे कस्बे में अभी हाल ही में एक रहस्यमय भूत आया है जिसने मुझे कुछ परेशान कर रखा है। तुम पुलिस वाले होकर भूतों को मानते हो? व्योमकेश ने हैरानी से पूछा। शशांक बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उससे कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। असल में बात यह है कि इसी किले में करीब 6 महीने पहले एक सज्जन की बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी मौत का रहस्य अभी सुलझ नहीं पाया है और उसकी आत्मा उस मकान के इर्द गिर्द मंडराने लगी है जिसमें अपनी मौत के टाइम वो रहता था। व्योमकेश की आंखों की चमक गहरी हो गई। उसने चाय का कप नीचे रखते हुए अपना मुंह पोंछते हुए कहा, शशांक, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बातचीत करने का कौशल लगातार और ज्यादा निखरता जा रहा है। अभी हमें मुंगेर में कदम रखे आधा घंटा भी नहीं हुआ और मैं तुम्हारी एक्टिंग का कायल हो गया हूँ। चलो
अब फटाफट मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। मुंह में पान दबाते हुए शशांक बाबू ने अपनी कहानी शुरू की। किले के दक्षिणी दरवाजे के पास एक खास मकान है। वैसे तो वो एक छोटा सा मकान है, लेकिन उसके आसपास काफी खुली जगह है। किले के अंदर सारे ही मकान थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं। शहरों की तरह एक दूसरे से सटे सटे नहीं है। हर एक मकान का अपना एक निजी परिसर भी है। उस मकान का मालिक एक लोकल अमीर जमींदार है। वो अपने मकान किराए पर देता है। अब ये आदमी जो उस मकान में पिछले 15 सालों से रहता था, उसका नाम था वैकुंठ दास। वो आदमी बूढ़ा हो चला था और जाति से वो सुनार था। बाजार में उसकी सोने चांदी की दुकान थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए थी। उसका असली कारोबार था हीरे जवाहरातों का। उसके बही खातों से पता चला कि जिस समय उसकी मौत हुई उस समय उसके पास 51 बहुत ही कीमती जवाहरात थे। हीरे, मोती, पन्ने, माणिक, इन सब की कीमत कुल 2.5 लाख के करीब थी। वो अपने ये सारे इतने कीमती जवाहरात दुकान की बजाय अपने घर में रखता था। और इसके बावजूद हैरानी वाली बात ये थी व्योम कि उसके पास कोई लोहे की तिजोरी भी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो इन चीज़ों को कहाँ छिपा कर रखता था। जब कोई ग्राहक आता तो वो उसे अपने घर ले जाता और उसे मेहमानों के कमरे में बिठाकर ऊपर पहली मंजिल वाले कमरे में जाकर जवाहरातों को निकाल लाता था और ग्राहक को दिखा देता था। उसकी अमीरी को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि वो कितना धनी था। हालांकि उसके कपड़ों वगैरह को देखकर कोई उसके ऊपर अमीर होने का संदेह नहीं कर सकता था। इसकी बजाय वो काफी शांत, ईश्वर को मानने वाला एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता था, जो हमेशा अपने गले में तुलसी की माला पहने रहता था। लेकिन जब कोई आदमी किसी अच्छे काम के लिए कभी उसके पास चंदा मांगने जाता तो वो अपने गरीब होने का ऐसा दिखावा करता कि लोगों ने चंदा मांगने उसके घर जाना ही बंद कर दिया था। और इसी कारण लोगों ने उसका नाम बदलकर मजाक में उसे श्रीमान वैकुंठ की बजाय श्रीमान कंजूस कहना शुरू कर दिया था। कस्बे के जो सारे बंगाली लोग थे वो उसे स्वर्णकार जी यानी सुनार जी कहकर संबोधित करते थे। वो आदमी असल में बहुत ही बुरे तरीके का कंजूस था। पूरे महीने का उसका खर्च था सिर्फ 70 रुपये, जिसमें से 40 रुपये तो मकान का किराया ही था। यानी वो अपने, अपनी बेटी और अपने एक बेवकूफ़ नौकर के ऊपर खाने कपड़े वगैरह पर सिर्फ 30 रुपये खर्च करता था। मैंने उसके बही खाते देखे थे, उसके खर्चे कभी भी 70 रुपये से ज्यादा नहीं थे। ये कितनी अजीब सी बात है ना। मुझे अक्सर ये देखकर हैरानी होती थी कि कैसे कोई कंजूस आदमी किले के अंदर रहने के लिए इतना ऊंचा किराया दिया करता था। अगर वो किले से बाहर रहता तो बहुत ही कम किराए पर कोई सस्ता मकान ले सकता था। व्योमकेश अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी पर पसरा हुआ बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पत्थरों से बने किले के दरवाजे पर टिकी हुई थी। किले का अंदरूनी भाग अवश्य ही सुरक्षित था, क्योंकि उसके अंदर चोर डाकुओं के आने की संभावना काफी कम थी। कोई ऐसा आदमी जिसके पास इतने कीमती रत्न हों, उसके लिए सुरक्षित क्षेत्र में रहना जरूर उसकी मजबूरी होगी। यानी मिस्टर वैकुंठ कंजूस भले ही रहे हों, लेकिन लापरवाह कतई नहीं थे। व्योमकेश की आंखों के भाव पढ़कर शशांक बाबू ने कहा, मैंने भी वही अनुमान लगाया था व्योम जो तुमने लगाया है। लेकिन वैकुंठ दास की कहानी से पता चलता है कि किले के अंदर रहने के बावजूद वो चोरों की आंखों से बच नहीं पाया था। चोरी की योजना जरूर कुछ टाइम पहले बनाई गई होगी। मुंगेर एक छोटा सा कस्बा भले ही है, लेकिन यहाँ चोरों, हत्यारों और सेंधमारों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि राज्य की सरकार भी उनको लेकर काफी परेशान है। तुम तो जानते ही हो कि यहाँ मीर कासिम के जमाने से ही बंदूकों के कई कारखाने हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले वैकुंठ सुनार की कहानी पूरी करता हूँ। अब हुआ यूं कि 26 अप्रैल को रात को करीब 8 बजे वैकुंठ बाबू अपनी दुकान से घर वापस आए। खाना खाने के बाद करीब 9 बजे वो अपनी पहली मंजिल वाले सोने के कमरे में सोने चले गए। उनकी बेटी नीचे पूजा वाले कमरे में सोती थी। अपने पिता को खाना देने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मूर्ख नौकर को रात में दुकान की पहरेदारी करनी होती थी। मालिक जैसे ही दुकान से घर आते थे वो तुरंत दुकान पर चला जाता था। कोई नहीं जानता था कि उसके बाद घर में क्या हुआ। जब वैकुंठ बाबू सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो दरवाजे को तोड़ा गया। पुलिस को उनकी लाश जमीन पर दीवार के सहारे बैठी हुई हालत में मिली। उनके शरीर पर कोई चोट का घाव नहीं था। हत्यारे ने उनका गला घोंटकर उनको मार डाला था और उनके सारे जवाहरात लेकर चंपत हो गया था। व्योमकेश ने बीच में टोका, तो इसका मतलब ये है कि हत्यारा खुली हुई खिड़की से अंदर आया? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कमरे का जो अकेला दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था, इसलिए कमरे में दाखिल होने के लिए खिड़की के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। मुझे ऐसा संदेह है
कि वैकुंठ बाबू खिड़की खोलकर सोने गए थे। वो गर्मी का मौसम था और उस रात गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। खिड़की में सरिये भी नहीं लगे हुए थे और इसीलिए चोरों के लिए खिड़की पर सीढ़ी के जरिए पहुंचना काफी आसान था। अच्छा ये बताओ शशांक, क्या वैकुंठ बाबू के सारे जवाहरात चुरा लिए गए थे? व्योम ने पूछा। सारे के सारे 2.5 लाख रुपए के जवाहरात चोरी हो गए थे। उनके कमरे में एक भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि चोरों ने लकड़ी के डिब्बे में उनके जो थोड़े बहुत निजी पैसे रखे थे वो भी नहीं छोड़े थे। सब कुछ चुरा कर ले गए थे। क्या वैकुंठ बाबू अपने जवाहरात उसी लकड़ी के डिब्बे में रखते थे? व्योम ने सवाल पूछा। उसके अलावा और कहाँ रख सकते थे? हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने उनको कहाँ रख रखा था। किसी को उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती थी। यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी उन जवाहरातों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, उनके कमरे में कोई तिजोरी नहीं थी। लेकिन ये बात पक्की है कि उनके सारे हीरे मोती उसी कमरे में ही रहते थे। तो इस आधार पर सिर्फ यही अनुमान लगाया जा सकता था कि वो जवाहरात लकड़ी वाले डिब्बे में ही रखते होंगे। क्या उस कमरे में कोई भी दूसरा डिब्बा, दराज कुछ नहीं था? व्योमकेश ने पूछा। अरे बिल्कुल भी नहीं। तुम ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उस कमरे में एक चटाई, एक तकिया, वो डिब्बा, पानदान और पानी के एक मटके के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि कमरे की दीवारों पर कोई चित्र तक नहीं था। व्योमकेश ने सवाल किया। तुमने कहा पानदान, क्या पानदान की सावधानी से जांच की थी तुमने? शशांक बाबू मुस्कुराकर बोले। देखो, हम उतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना तुम हमें समझ रहे हो। हमने कमरे में मौजूद हर एक चीज की बड़ी ही बारीकी से जांच की थी। पानदान में चूना और पान में पड़ने वाली दूसरी चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। ये पीतल का बना हुआ था जिसमें पान बनाने का सारा सामान रखने के लिए अलग अलग खाने बने हुए थे। वैकुंठ बाबू को पान खाने की आदत थी। क्योंकि उनको बाजार में मिलने वाले पान पसंद नहीं थे, इसलिए वो अपने पान खुद बनाते थे। क्या तुम्हें इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए? व्योमकेश ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, इतना काफी है। पुलिस के काम करने के तरीके पर संदेह करने जैसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर इस कहानी का मोटा मोटी अनुमान ये है कि एक या ज्यादा चोरों ने वैकुंठ बाबू की हत्या की और 2.5 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। क्या उसके बाद कहीं ऐसा सुनने में आया कि किसी ने उन जवाहरातों को बाजार में बेचने की कोशिश की हो? नहीं, हमने हर तरफ अपने जासूस छोड़ रखे हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो हमें उसकी जानकारी जरूर मिली होती, शशांक बाबू ने कहा। वैसे मैं तुम्हें ये भी बता दूं व्योम कि वैकुंठ बाबू की बेटी अभी भी बहुत ही शोक की हालत में है। उसके पिता अपने पीछे एक भी पैसा नहीं छोड़कर गए। उनके घर में कहीं पर भी एक पाई तक नहीं मिली। उसके पास सिर्फ वही पैसा था जो उसे अपनी दुकान का सारा सोना चांदी बेचने के बाद मिला था। ये देखना बहुत ही बुरा लगता है कि किसी अच्छे अमीर परिवार की बंगाली लड़की परदेश में गरीबी के कारण किसी के सहारे रहने पर मजबूर हो जाए। वो किसके सहारे पर रहने के लिए मजबूर है? व्योमकेश ने पूछा। एक बुजुर्ग स्थानीय वकील हैं, उनका नाम है ताराशंकर बाबू। उन्होंने अपनी इच्छा से वैकुंठ बाबू की बेटी को अपने घर में आश्रय दिया है। असल में वैकुंठ बाबू के साथ उनके संबंध बड़े ही अच्छे थे। हर रविवार को वो दोनों साथ में शतरंज खेला करते थे। ओह, समझा। क्या लड़की विधवा है? व्योम ने अगला सवाल किया। नहीं, वो शादीशुदा है, लेकिन एक तरीके से उसे विधवा कहना भी गलत नहीं होगा। उसकी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। उसका पति शादी के बाद से ही आवारा और लंपट हो गया था। अभी कुछ समय पहले तक एक सर्कस में काम करता था और फिर अचानक अपने सर्कस वाले साथियों के साथ बाहर चला गया। तभी से उसका कोई अता पता नहीं है। यही कारण था कि वैकुंठ बाबू उसे अपने साथ रहने के लिए ले आए थे। उसकी उम्र कितनी होगी? यही कोई 23-24 साल। और चरित्र की कैसी है? जहाँ तक मुझे मालूम है व्योम, उसका चाल चलन एकदम अच्छा है। उसके पहनने ओढ़ने में भी एक शालीनता दिखाई देती है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया शशांक। उनका कहीं कोई परिवार या कोई जानने वाले लोग नहीं हैं? ज्यादा कोई नहीं है व्योम। उसके चाचा के लड़के नवद्वीप में रहते हैं। वैकुंठ बाबू की मौत की खबर सुनकर उनमें से कुछ यहाँ आए भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चोर सब कुछ लूट कर ले गए और यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं, तो बारी बारी से सब कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसक गए। व्योमकेश काफी देर तक सोच में डूबा बैठा रहा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ये बड़ा अजीब सा मामला है शशांक, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ करने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। और फिर वैसे भी मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आज आया हूँ, कल चला जाऊंगा, तो मुझे तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बात तुम्हें भी स्वीकार नहीं होगी।
शशांक बाबू ने तुरंत उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे काम में दखल क्यों दूंगा भला। मैं तुमसे औपचारिक तौर पर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सैर करने यहाँ आए हो और इस मामले में बाई चांस तुम्हें कुछ समझ आ जाता है तो तुम पर्सनली मेरी हेल्प तो कर ही सकते हो। आखिर हम दोस्त हैं भाई। हाँ, लेकिन तुम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हो तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालूंगा। इस बात से शशांक बाबू के इरादे हमारे सामने पूरी तरह से साफ हो गए थे। उनको मदद तो चाहिए थी, लेकिन वो औपचारिक तौर पर किसी दूसरे को उसका क्रेडिट देने के लिए कतई तैयार नहीं थे और अपनी तारीफ को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। व्योमकेश ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो ऐसा ही सही। मैं बिना किसी औपचारिक फॉर्मेलिटी के तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। वैसे उस दिन तुम उस मकान में भूत होने के बारे में क्या कह रहे थे? शशांक बाबू ने बताया, असल में वैकुंठ बाबू की मौत के कुछ दिन बाद एक दूसरा किराएदार उस मकान में आया था। वो भी बंगाली था। उसके आने के बाद से ही ये भूत वाली परेशानी शुरू हो गई थी। हर एक बात पर तो यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अजीब हरकतें जरूर होने लगी थी। 15 फुट ऊंची कोई आत्मा रात में खिड़की में से झांकती थी। किराएदारों के अलावा कुछ दूसरे लोगों ने भी उसको देखा था। ये तुम क्या कह रहे हो शशांक? अरे हाँ, सच कह रहा हूँ। एक सज्जन है जिनका नाम है वरद बाबू, वो भी भूत की बात कर रहे थे, और एक शैलेन बाबू भी हैं। अरे ये लो, ये तो यहीं आ गए। आइए अंदर आइए। वरद बाबू जो हैं वो अलौकिक मामलों के स्पेशलिस्ट हैं व्योम। भूत प्रेतों की ये सारी कहानी तुम सीधे उन्हीं से सुन सकते हो। भाग 2। शुरुआती परिचय के बाद वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। वरद बाबू जो थे वो नाटे कद के, गोल मटोल और गोरे रंग के इंसान थे, क्लीन शेव्ड। लोग उनको ताज़ा आलू कहते थे। और जो उनके साथी थे शैलेन बाबू, वो उनके ठीक उल्टे थे, लंबे और पतले। लेकिन हाँ, उन्हें मरियल नहीं कहा जा सकता था। उनसे हमारी बातचीत के दौरान कई और बातें पता चलीं। वरद बाबू वहाँ के एक लोकल रहने वाले थे। उनका खर्च विरासत में मिली संपत्ति और कुछ मकानों से किराए के रूप में होने वाली आमदनी से चलता था। अपने खाली टाइम में चटखारे ले लेकर भूत प्रेतों की अलौकिक कहानियां सुनाने का उनको शौक था। शैलेन बाबू एक अमीर आदमी थे जो हवा पानी बदलकर अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मुंगेर आए थे। लेकिन यहाँ का वातावरण उनको इतना रास आया कि अब उन्होंने यहाँ एक मकान खरीदकर स्थायी रूप से यहीं बसने का फैसला कर लिया था। दोनों की उम्र 40 से ज्यादा नहीं थी। परिचय हो जाने के बाद वरद बाबू ने कहा, आप कंजूस वैकुंठ दास की कहानी सुन रहे थे। बड़े ही ट्रेजेडी वाली बात थी, एक पूरी तरह से अस्वाभाविक मौत। मुझे तो पूरा यकीन है कि जब तक गयाजी जाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। व्योमकेश को उनकी ये बात सुनकर हंसी आ गई। वरद बाबू ने तीखी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या आपको आत्माओं और मौत के बाद जीवन में यकीन नहीं है? जी नहीं, मुझे ऐसी किसी भी बात में कोई यकीन नहीं है। वो मेरी गिनती से बाहर है। बेशक आप उनको अपनी गिनती से बाहर रख सकते हैं, लेकिन वो बाहर होने से इनकार कर देती हैं। यही तो समस्या की जड़ है। क्यों शैलेन बाबू, आप भी तो भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे ना? उनको झूठा कहकर उन पर हंसते थे। लेकिन अब बोलिए। शैलेन बाबू ने धीमे स्वर में कहा, अब तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं उन पर आंख बंद करके यकीन करता हूँ तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं होगी। असल में व्योमकेश बाबू, किसी टाइम मैं भी आप ही की तरह बातें करता था। मैं ये भूत प्रेतों पर जरा भी यकीन नहीं करता था, लेकिन यहाँ वरद बाबू से परिचय होने के बाद हम इस बारे में जितनी ज्यादा चर्चा करते हैं उतना ही अधिक मेरा यकीन अब भूत प्रेतों में बढ़ता जा रहा है। अब तो मैं ये मानने लगा हूँ कि इस दुनिया में आत्माओं के अस्तित्व पर यकीन किए बिना जीवित रहना ही असंभव है। मैं तो कहता हूँ, जब वरद बाबू आपको वो भूत वाली कहानी सुनाएंगे तो आपको मुझसे भी ज्यादा यकीन होने लगेगा उन पर। मुझे ये कहानी सुनकर बड़ी खुशी होगी, व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वरद बाबू के चेहरे पर एक संतोष की चमक आ गई। उन्होंने बड़ा ही रस लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी कहने की उनकी शैली बहुत ही रोचक थी। वो कहानी के आखिरी सिरे की तरफ नहीं भागते थे। उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। उनके चेहरे और उनकी आंखों का हाव भाव इतनी बढ़िया तरीके से कहानी के साथ चलता था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उन्होंने कहना शुरू किया, आपने वैकुंठ बाबू की मौत के बारे में तो सुना है। उनकी अकाल मौत हुई थी, यानी उनको मौत के बाद के अपनी जिंदगी की तैयारी करने का
मौका ही नहीं मिला था। हमारा यकीन है कि जब कोई आत्मा इस तरह अचानक शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर के साथ उसका जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वो खत्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में वो ये यकीन नहीं कर पाती कि अब वो उस शरीर से अलग हो चुकी है। अगर किसी तरह उसे यकीन हो भी जाए तो भी वो उस शरीर से अपना प्रेम, अपना लगाव खत्म नहीं कर पाती। वो लगातार उन जगहों पर भटकती रहती है जिनसे वो जीवित अवस्था में परिचित थी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी इन बातों पर यकीन करें ही, लेकिन जो कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी और कोई व्याख्या है ही नहीं। इन घटनाओं की सच्चाई पर तो कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। अब हुआ यूं कि वैकुंठ बाबू की मौत के बाद कुछ हफ्ते तक उनका घर पुलिस के कंट्रोल में रहा था। इस बीच ताराशंकर बाबू ने उनकी बेटी को अपने घर में रखा। मैं ये नहीं कह सकता कि उस टाइम के दौरान कोई घटना हुई या नहीं, क्योंकि उस टाइम में 2 सिपाहियों को उनके मकान की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया था। इस बात की काफ़ी संभावना थी कि वो शराब के नशे में सारी रात आराम से सोते होंगे और इसीलिए वो इस हालत में होते ही नहीं थे कि किसी भूत या आत्मा के आने पर ध्यान दे पाते। खैर, जो भी हो, पुलिस के वहां से चले जाने के बाद उस मकान में एक नए किराएदार आए। उनका नाम था कैलाश चंद्र मल्लिक। वो काफ़ी बीमार और बूढ़े व्यक्ति थे। वो अपनी सेहत सुधारने के लिए मुंगेर आए थे और इसीलिए उन्होंने बिना ज़्यादा पूछताछ किए किले में जो भी पहला मकान उन्हें अवेलेबल हुआ वो किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने उनको ये बात नहीं बताई थी कि उस मकान में कुछ दिन पहले एक हत्या हो चुकी है। अब कुछ दिन तो बड़े आराम से बीत गए। कैलाश बाबू ने पहली मंजिल के उसी वाले कमरे में कब्जा जमा रखा था जिसमें वैकुंठ बाबू की हत्या हुई थी। उनके नौकर और रसोइया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। कैलाश बाबू जो थे वो एक गांव के जमींदार थे और काफ़ी अमीर आदमी थे। उनका अपने इकलौते बेटे से झगड़ा चल रहा था और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसीलिए अपने इस सफ़र में वो पूरी तरह से अपने नौकर और रसोइये के ऊपर ही निर्भर थे। जब उनको वहां रहते 1 हफ्ता हो गया तब अचानक भूत प्रकट हुआ। एक दिन जैसे ही कैलाश बाबू अपनी गोलियां खाकर करीब 9 बजे सोने की तैयारी करने लगे तो उनकी नज़र खिड़की की तरफ गई। गर्मी के कारण खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने खिड़की पर एक भयानक चेहरे को अपनी तरफ घूरते देखा। वो जोर से चिल्लाए। उसको सुनकर उनका नौकर और रसोइया भागकर ऊपर आए, लेकिन तब तक वो चेहरा गायब हो चुका था। अगली 2 रातों को भी ठीक ऐसा ही हुआ। जब पहले दिन हुआ था तो कैलाश बाबू ने सोच लिया कि शायद उनको कोई वहम हुआ होगा, लेकिन जब दोबारा ऐसा हुआ तो ये बात तो पक्की हो गई कि वो वहम तो कतई नहीं था। अब ये खबर चारों तरफ फैल गई। हालांकि हमारा कैलाश बाबू से कोई परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी वो खबर मेरे पास भी पहुंची। अब भूतों और आत्माओं को लेकर मेरे मन में वैज्ञानिक रुचि है। मैं ना तो इस बात को खारिज कर सकता था ये कहकर कि भूतों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, और ना ही बिना जांच पड़ताल किए या बिना कोई खोजबीन किए भूतों के होने की बात को स्वीकार कर सकता था। तो अब ऐसे में अधिकतर लोग तो उन घटनाओं को एक चटपटा मसाला मानकर उनके ऊपर बातचीत कर रहे थे, कहानियां बना रहे थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में खोजबीन करूंगा और अगर ये बात सच हुई तो ही इसको मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। तो एक दिन मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने कैलाश बाबू से मिलने का फैसला किया। उनको दिल का दौरा पड़ा था और इसीलिए डॉक्टर ने उनको नीचे जाने से मना कर दिया था। तो उन्होंने हमें ऊपर अपने कमरे में बुला लिया। फिर हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में वो आत्मा उनको 4 बार नजर आई थी। चारों ही बार वो खिड़की से झांकी और फिर गायब हो गई। उसके आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं था। कभी आधी रात को दिखाई देती तो कभी सुबह सुबह और कभी कभी तो शाम का अंधेरा होने के बाद ही दिख जाती थी। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। उसकी लाल आंखें भूख और लालच से चमकती प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था कि वो कमरे में घुसना चाहती है, लेकिन इंसानों की मौजूदगी के कारण वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती थी। कैलाश बाबू की ये कहानी सुनकर हमें ये लगा कि हमें एक बार खुद उस आत्मा को देखना चाहिए। उन्होंने बड़े आराम से इसके लिए हाँ कर दी। उसके बाद हमने उनके सोने के कमरे की हर रोज निगरानी शुरू कर दी। सूरज ढलने से लेकर रात को 10 बजे तक हम वहां रहते और कई बार तो उनके पास 11 बजे तक भी रुक जाते थे, लेकिन हमको वो अदृश्य परछाई कभी नजर नहीं आई। अगर कभी आती भी थी तो हमारे वहां से चले जाने के बाद आती थी और इसीलिए हम उसको कभी नहीं देख पाए। 10 एक दिनों के बाद मेरे सारे दोस्तों ने एक एक करके आना बंद कर दिया।
यहाँ तक कि ये शैलेन बाबू जो हैं, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ मैं ही रेगुलर उनके पास जाता रहा। सूरज ढलते ही मैं कैलाश बाबू के पास जाता और रात को 10:30-11 बजे वापस आ जाता। इस तरह 1 हफ्ता और बीत गया। अब मेरे मन में भी उम्मीद खत्म होने लगी थी कि मुझे कभी वो आत्मा दिखाई देगी, और इसीलिए मेरे मन में थोड़ा शक भी पैदा हुआ कि भाई ये कैसी आत्मा थी जो सिर्फ कैलाश बाबू को दिखती थी और किसी को क्यों नहीं दिखती थी। तो मुझे लगने लगा कि वो झूठी कहानियां बना रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल भी मिला और कैलाश बाबू के बारे में जो मेरे मन में संदेह हुआ था वो भी खत्म हो गया। व्योमकेश ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने अचानक सवाल किया, क्या आपने खुद उस आत्मा को देखा? जी हाँ व्योमकेश बाबू, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। क्या आप वैकुंठ बाबू को पहचान पाए थे? व्योम ने अगला सवाल किया। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उनको पहचाना था। वो चेहरा असल में ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वो था एक इंसानी चेहरा। गायब होने से पहले कुछ पल के लिए धुंधला सा दिखाई दिया था। ये तो बहुत ही एबनॉर्मल सी बात है, व्योमकेश ने टिप्पणी की। अपनी आंखों से भूत देखने वाले खुशकिस्मत लोग इस दुनिया में ज्यादा नहीं हैं। जो भी लोग इस तरह के दावे करते हैं, बाद में अधिकतर केसों में यही पता चलता है कि या तो वो सिर्फ अफवाहें थीं या फिर उन लोगों को वहम हुआ था। शैलेन बाबू ने फुर्ती से व्योमकेश की ये बात काटते हुए कहा, अजी केवल वरद बाबू ने ही नहीं, उनके अलावा बहुत सारे और लोगों ने भी उसे देखा था। क्या आपने भी देखा था? व्योमकेश ने सवाल किया। जी हाँ, मैंने भी देखा था। शायद मैं उतना साफ तो नहीं देख पाया जितना कि वरद बाबू ने देखा था, लेकिन मैंने देखा जरूर था उसे। असल में जब वरद बाबू को वो आत्मा दिखाई दी, उसके बाद हम में से कुछ लोगों ने फिर से कैलाश बाबू के यहाँ जाना शुरू कर दिया था, और ऐसे ही एक दिन अचानक मुझे उसकी झलक दिखाई दे गई थी। वरद बाबू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, असल में व्योमकेश बाबू, अपनी उत्तेजना में शैलेन बाबू ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, जिसके कारण वो उसे पूरी तरह से देख नहीं पाए थे। हुआ क्या था कि हम में से कुछ लोग, अमूल्य, डॉक्टर शची रॉय और मैं, कैलाश बाबू से बातें कर रहे थे। हम लोग उनको सलाह दे रहे थे कि वो कमरा छोड़ दें, इसीलिए हमारा ध्यान खिड़की से थोड़ा हट गया था। लेकिन शैलेन बाबू की आंखें खिड़की पर ही टिकी हुई थी। वो अचानक चिल्लाए, वो वहां वहां। हम सब तुरंत खिड़की की तरफ मुड़े, लेकिन हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। शैलेश बाबू ने साफ साफ देखा था कि भाप का एक बादल एक आकार ले रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पूरे आकार में आता, उन्होंने शोर मचा दिया और इसलिए वो गायब हो गया। उस दिन कैलाश बाबू ने भी जरूर उस आकार को देखा होगा। अब उनका दिल पहले से ही कमजोर था और ऐसे में उन्होंने उसको फिर से देख लिया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर रॉय उस टाइम वहां मौजूद थे। उन्होंने तुरंत उनको एक इंजेक्शन दिया और उनको वापस से होश में लेकर आए, वरना उस रात एक और ट्रेजेडी हो सकती थी। इसके बाद कुछ देर तक सब लोग खामोश बैठे रहे। अपनी आंखों से भूत को देखने वाले लोगों के बयानों को झूठ कह देना संभव नहीं था। जब तक हम ये सिद्ध ना कर देते कि वे झूठ बोल रहे हैं, तब तक उनकी बात को सच मानना हमारी मजबूरी थी। लेकिन उनकी कहानी इतनी असामान्य थी कि उसके ऊपर कोई सवाल उठाए बिना हम उसे ऐसे ही स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद व्योमकेश ने सवाल किया, तो आपको ये लगता है कि उनके कमरे की खिड़की पर बार बार जो आत्मा दिखाई देती है वो वैकुंठ बाबू की है? हाँ, तो और क्या, उनके अलावा और कौन होगा भला? इस मामले में वैकुंठ बाबू की बेटी का क्या कहना है? व्योम ने अगला सवाल किया। अजी, उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने तो उसे गया में अंतिम संस्कार कराने की भी बात कही थी, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं किया। ताराशंकर बाबू भी खास तौर से ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनको हंसी में उड़ा देते हैं। व्योमकेश ने जवाब दिया, अगर उनकी हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई होती तो शायद वैकुंठ बाबू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती। वैसे मुझे ये भूत प्रेत आत्माओं के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोबारा जन्म जैसी कोई चीज होती है तो आत्माओं के लिए बदला लेना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। वरद बाबू ने सहमत होते हुए कहा, सचमुच ये वाकई अस्वाभाविक नहीं है। इंसान के शरीर से आत्मा सिर्फ अलग हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, यानी शस्त्र उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती। और व्योमकेश ने उनकी बात काटते हुए कहा, क्या आप वैकुंठ बाबू की बेटी से हमारा परिचय करा सकते हैं? मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद वरद बाबू ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ।
ये जानने के बाद कि आप एक जासूस हैं, शायद ताराशंकर बाबू भी कोई आपत्ति नहीं करेंगे। आज मैं उनसे वकीलों की लाइब्रेरी में मिलूंगा। अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं आज शाम को आपको उनके घर ले चलूंगा। ये बात पक्की रही। जब वो उठकर जाने को हुए तो मैंने वरद बाबू से पूछा, क्या हम लोग भी भूत को नहीं देख सकते? देखिए, तुरंत तो मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा दृढ़ निश्चय रखें तो आप उसे जरूर देख पाएंगे। आज शाम को ताराशंकर बाबू से मिलने के बाद क्यों ना हम सब सीधे कैलाश बाबू के घर चलें? क्या कहते हैं व्योमकेश बाबू? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका प्रस्ताव काफी बढ़िया है। मैं तो खास तौर पर वहां जाने का इच्छुक हूं। आपके शहर से कोई नया अनुभव लेकर लौटूंगा तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर तय रहा। अभी तो मैं चलता हूं। अभी 10 बजे हैं। शाम को करीब 5 बजे मैं फिर आऊंगा। वरद बाबू और शैलेन बाबू के चले जाने के बाद शशांक बाबू ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है व्योम? ये सचमुच बड़ी ही अजीब कहानी है ना? हाँ, अजीब तो है शशांक, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों में से कौन सी ज्यादा बेतुकी है, तुम्हारी हत्या वाली कहानी या वरद बाबू की भूत वाली कहानी। अरे, हत्या वाली मेरी कहानी में ऐसा क्या बेतुका था? शशांक ने हैरानी से पूछा। व्योमकेश ने जवाब दिया, मैं उस हत्या का वर्णन किस तरह करूं जिसका रहस्य 6 महीने बीत जाने के बाद भी हल नहीं किया जा सका? क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि वैकुंठ बाबू की हत्या ही की गई थी? हो सकता है उन्हें दिल का दौरा पड़ा हो। शशांक थोड़ा तेजी से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनकी हत्या गला घोटकर की गई थी। उनके गले की स्किन पर रस्सी के रगड़ने के निशान भी थे। व्योमकेश ने बड़े ही आराम से कहा, और फिर भी तुम ये कहते हो कि हत्यारे ने कोई संकेत नहीं छोड़ा? उसकी उंगलियों का कोई निशान अब तक तुम्हें नहीं मिला। इसे बेतुका कहना भी इस बात को हल्के में लेना होगा। वरद बाबू ने कम से कम भूत को अपनी आंखों से तो देखा है, लेकिन तुमने तो वैसा भी कुछ नहीं किया। खैर चलो, गाड़ी में हम लोग सोए नहीं थे बिल्कुल भी। मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहूंगा। शाम को फिर हमें उनकी बेटी से भी मिलने जाना है। भाग 3। वरद बाबू शाम को वापस आए। ताराशंकर बाबू ने मिलने के लिए हाँ कर दी थी। ये बात अलग थी कि वो पहले से ही दुखी एक औरत के जीवन में इस तरह की दखल अंदाजी को अच्छा नहीं मानते थे। हम वरद बाबू के साथ रवाना हो गए। शशांक बाबू नहीं जा पाए क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर ने अचानक उन्हें अपने पास बुला लिया था। वरद बाबू ने रास्ते में हमें बता दिया था दिल के बुरे आदमी नहीं थे, और उन्होंने ये भी बताया कि जिले का कोई भी वकील उनके तेज दिमाग के आगे टिक नहीं पाता था। यहाँ तक कि जज भी उनकी प्रभावशाली और तेज जबान से डरते थे। जब हम वहां पहुंचे तो व्योमकेश ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। उनका शानदार महल जैसा बंगला बैलून बाजार नाम के एक इलाके में था। ये किले के दक्षिणी दरवाजे से निकलकर आता था। उनके मेहमानों के कमरे में दाखिल होने के बाद हमने उनको चादर बिछी चारपाई पर बैठे पाया। तकिए पर पीछे की तरफ टेक लगाए वो हुक्का पी रहे थे। उनके लंबे पतले शरीर में मांस कम और खाल ज्यादा थी। उनकी उम्र होगी करीब 60 साल। कपड़ों के रूप में उन्होंने एक धोती और बनियान और कंधे पर एक सफेद अंगूछा डाला हुआ था। हमें देखकर वो सीधे होकर बैठ गए और बोले, अंदर आओ वरद। मेरे विचार से ये दोनों सज्जन कलकत्ता से आए हुए जासूस हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही गुणवत्ता झलक रही थी। ये शायद उनके सफल वकील होने का एक संकेत था। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वो सामने वाले पक्ष के गवाहों को परेशान करने में काफी कुशल होंगे। व्योमकेश ने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, मैं एक सत्यान्वेषी हूँ। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है और ये हैं मेरे दोस्त अजीत। सत्यान्वेषी? भला इसका क्या मतलब हो सकता है? ताराशंकर बाबू ने पूछा। सत्य की खोज करना मेरा पेशा है, ठीक वैसे ही जैसे आपका पेशा है वकालत करना, व्योमकेश ने उत्तर दिया। वकील के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। ओह, समझा। यानी जासूस नाम के शब्द का आजकल फैशन नहीं रहा। तो वो क्या चीज है सत्यान्वेषी जी जिसकी आप खोज करते हैं? जी, सत्य की। वो तो मैं आपके मुंह से पहले भी सुन चुका हूं। कैसा सत्य? उदाहरण के लिए वैकुंठ बाबू आपके पास कितना पैसा छोड़ गए हैं, ऐसे सत्यों की, व्योमकेश ने बड़े ही सधे हुए स्वर में कहा। फिलहाल तो यही सत्य जानने से मेरा काम चल जाएगा। ताराशंकर बाबू के चेहरे से सारा व्यंग्य और मजाक एक पल में ही चूमंतर हो गया। उन्होंने व्योमकेश को घूरते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि वैकुंठ बाबू ने मेरे पास कुछ पैसा रख छोड़ा था? क्योंकि मैं एक सत्यान्वेषी हूं। मैंने अभी बताया था ना आपको। 1 मिनट के लिए ताराशंकर बाबू के मुंह से बोल नहीं फूटा,
जब वो दोबारा बोले तो उनका सुर एकदम बदला हुआ था। इनक्रेडिबल, आज तक मैंने इतना होशियार आदमी कभी नहीं देखा। आप प्लीज बैठिए, इस तरह खड़े मत रहिए। तुम भी बैठो वरद। हमारे बैठ जाने के बाद उन्होंने हुक्के से एक कश लिया और बोले, वैसे मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बताइए कि आपने ये अनुमान किस आधार पर लगाया? अनुमान के लिए भी तो किसी बेस की जरूरत होती ही है। व्योमकेश ने हंसते हुए कहा, यहाँ एक नहीं 10 चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर मैं ऐसे अनुमान लगा सकता हूँ। क्या कोई आदमी ये विश्वास कर सकता है कि बैकुंठ बाबू जैसा अमीर आदमी अपने पीछे कोई नकदी नहीं छोड़ गया होगा? उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। शायद उन्हें बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं था, तो फिर उन्होंने अपना पैसा कहाँ रख छोड़ा था? निश्चय ही किसी भरोसेमंद दोस्त के पास। वो हर रविवार को दोपहर आपके घर शतरंज खेलने के लिए आते थे। उनकी मौत के बाद आप उनकी बेटी को अपनी सुरक्षा में ले आए। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी बड़ी आसानी से ये नतीजा निकाल सकता है कि आप ही उनके वो भरोसेमंद दोस्त थे। ताराशंकर बाबू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आपका अंदाजा एकदम सही है। बैकुंठ को बैंकों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसकी सारी नकदी हमेशा मेरे ही पास रहती थी और आज भी है। और मैं आपको बता दूं कि वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 17,000 रुपये हैं। मैंने इस धन के बारे में किसी को नहीं बताया है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद किसी को इसका पता लगे, लेकिन अब चूंकि व्योमकेश बाबू ने सच्चाई का पता लगा लिया है, इसलिए मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी भी ये नहीं चाहूंगा कि इसके बारे में किसी बाहर के आदमी को जानकारी मिले। आप तीनों तो जान गए हैं, लेकिन और किसी व्यक्ति के सामने ये बात ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए वरद? ऐसा कहने के पीछे क्या कोई खास कारण है आपके पास? व्योमकेश ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास कारण है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं अपने दोस्त के पैसे को ऐंठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इस बात को छिपाए रखने के पीछे एक दूसरा कारण है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कारण क्या है? व्योमकेश ने पूछा। ताराशंकर बाबू कुछ देर सोचते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, शायद आप इस बात को नहीं जानते कि वैकुंठ का दामाद बड़ा ही बदमाश है। इसकी बजाय कि वो अपनी पत्नी को सहारा दे और उसे अपने साथ रखे, वो एक सर्कस के साथ पूरे देश में घूमता रहता है। फिलहाल में मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो बदमाश निकम्मा कहाँ है, लेकिन अगर उसे किसी भी तरह से ये पता चल गया कि उसकी पत्नी के पास इतना पैसा है, तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और कुछ ही दिनों में सारे पैसे को उड़ाकर वो फिर से भाग जाएगा। और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने आपसे इस बात को छिपाए रखने को कहा। जी, मैं आपकी बात समझ गया, व्योमकेश ने धीरे से कहा। उसकी नजरें उस पर्दे पर टिकी थीं जो घर के अंदर की तरफ जाने वाले दरवाजे पर टंगा था। ताराशंकर बाबू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैकुंठ के पास जो कुछ भी था वो पहले ही चोरी चला गया है। जो बचा है वो बस यही कुछ 1000 रुपये हैं। अगर दामाद बाबू आकर उनको भी ले जाते हैं तो उस बेचारी गरीब अभागी लड़की के पास क्या बचेगा? वो अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगी? आखिर मैं तो हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो वैकुंठ बाबू की बेटी क्या घर पर ही है? मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उससे पूछताछ करने से आपको कोई मदद मिलेगी, लेकिन क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं उसे बुला देता हूँ। ताराशंकर बाबू उठकर घर के अंदर चले गए। 5 मिनट बाद वो एक युवा महिला को लेकर वापस आए। उसने अपना आधा सिर साड़ी के आंचल से ढक लिया था। उसने एक शादीशुदा औरत जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसे किसी भी तरह से सुंदर नहीं कहा जा सकता था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव भी नहीं थे। एक बार को मुझे ये शक हुआ कि क्या उसके जैसा निर्जीव चेहरा चीन और जापान के बाहर भी कहीं देखा जा सकता था। बिना भावों के उसके चेहरे ने उसे और भी ज्यादा कुरूप बना दिया था। वो पूरा समय अपना चेहरा झुकाए फर्श पर देखती रही और उसने एक बार भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाईं। बिना किसी शोक या किसी दूसरी भावना को दिखाए उसने व्योमकेश के कुछ सवालों के जवाब दिए और फिर किसी रोबोट की तरह पर्दे के पीछे गायब हो गई। जैसे ही वो कमरे में आई, व्योमकेश ने उससे सवाल किया, शायद तुम ये बात जानती हो कि अपने पिता की मौत के बाद तुम पूरी तरह से कंगाल नहीं हुई हो? जी हाँ, मैं जानती हूँ। ताराशंकर बाबू ने तुम्हें ये बात जरूर बताई होगी कि तुम्हारे 17,000 रुपये उनके पास सुरक्षित रखे हैं? जी हाँ। तुम्हारा पति कितने समय से गायब है? 8 साल से। इस दौरान तुमने उसे एक बार भी नहीं देखा? जी नहीं। उसका कोई पत्र भी तुम्हें नहीं मिला? जी नहीं।
क्या तुम जानती हो इस समय वो कहाँ है? जी नहीं। अगर उसे ये पता चले कि तुम्हारे पास तुम्हारे पिता से मिला कुछ पैसा है तो क्या उसके लौटने और तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोई संभावना है? जी हाँ। तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो? मैंने ध्यान दिया कि इस बीच ताराशंकर बाबू रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे थे। व्योमकेश ने अपने प्रश्नों की दिशा बदली। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पति कहाँ का रहने वाला है? जैसोर का। क्या उसका परिवार अभी वहाँ है? जी नहीं। तुम्हारे सास और ससुर कहाँ हैं? मर चुके हैं। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? नवद्वीप में। तुम अपने चचेरे भाइयों के साथ नवद्वीप में क्यों नहीं रहती? आखिर वो तुम्हारे पिता के भाई के बच्चे हैं। कोई जवाब नहीं आया। क्या तुम्हें उनके ऊपर यकीन नहीं है? जी नहीं। तुम ताराशंकर बाबू को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती हो? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, वरद बाबू ने तुम्हें अपने पिता का गया में अंतिम संस्कार करने का सुझाव दिया था, तो तुम उसके लिए राजी क्यों नहीं हुई? कोई उत्तर नहीं आया। तुम्हें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है? फिर से कोई उत्तर नहीं। अच्छा चिंता मत करो, अब मुझे ये बताओ कि जिस रात तुम्हारे पिता की मौत हुई, क्या उस रात तुमने कुछ सुना था? जी हाँ। क्या हीरे और दूसरे पत्थर उनके सोने के कमरे में ही रखे थे? जी हाँ। किस जगह? मैं नहीं जानती। क्या तुम कोई अंदाज़ा लगा सकती हो? जी नहीं। क्या उनका कोई दुश्मन था? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ अपने बिजनेस के बारे में कभी बात करते थे? जी नहीं। अपने घर में तुम सबसे नीचे की मंजिल पर सोती थी। तुम्हारा कमरा कौन सा था? मेरे पिताजी के कमरे के नीचे वाला। जिस रात उनकी हत्या की गई, तुम्हारी नींद में कोई बाधा नहीं पड़ी? जी नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद व्योमकेश ने एक ठंडी सांस ली और अर्थपूर्ण नजरों से मेरी तरफ देखा। ताराशंकर बाबू के घर का हमारा काम खत्म हो चुका था। अब हमें जाना था। जैसे ही हम चलने को हुए, ताराशंकर बाबू ने कहा, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातों की पुष्टि कर ली है। आप काफ़ी अनुभवी आदमी हैं। मुझे लगता है आप वैकुंठ की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सफल हो जाएंगे। आपको कभी भी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो बेखटके मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन बस मेहरबानी करके वो बात याद रखिएगा कि मेरे पास जमा पैसे की खबर ज़्यादा ना फैले। अगर वैसा हुआ तो मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ेगा। उनके घर से बाहर निकलने के बाद हम किले की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। कुछ मिनट तक खामोशी से चलने के बाद मैंने व्योम से पूछा, ताराशंकर बाबू के बारे में तुम्हारी क्या राय है व्योम? वो आसमान की तरफ देखते हुए धीमे से मुस्कुराया और फिर बोला, वो काफ़ी बुद्धिमान आदमी है। भाग 4। वहाँ से हम पहुँचे कैलाश बाबू के घर। ये थोड़ी सुनसान जगह थी। एक छोटी 4 दीवारी वाले बगीचे के बीच में 2 मंजिल की बिल्डिंग, जिसके आसपास 4 दीवारी के किनारे किनारे देवदार के पेड़ लगे हुए थे। घर की बनावट इस तरह की थी कि हत्यारे को अपने पकड़े जाने का जरा भी डर महसूस नहीं हुआ होगा। वरद बाबू हमें सीधे पहली मंजिल पर ले गए, कैलाश बाबू के सोने के कमरे में। कमरे में किसी तरह की कोई सजावट नहीं थी। बीचों बीच सिर्फ लोहे की एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर कैलाश बाबू एक तकिए के सहारे लेटे हुए थे। एक नौकर दौड़कर कुछ कुर्सियां ले आया और कमरे में लैंप जलाकर चला गया। मिट्टी के तेल वाली लालटेनों से काफ़ी धुआं निकलता था, जिससे छत खराब हो जाने के डर के कारण उसे नीचे ही रख दिया गया था। मुंगेर में उन दिनों लाइट नहीं आई थी। कैलाश बाबू की हालत देखने के बाद उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपना परिचय देने के बाद हम लोग बैठ गए। व्योमकेश खिड़की के पास गया। उस कमरे में पश्चिम की तरफ सिर्फ एक खिड़की थी, जहां से नीचे वाला बगीचा साफ दिखाई देता था। थोड़ी दूर पर बहने वाली गंगा को भी पेड़ों के बीच से देखा जा सकता था। वहां कोई दूसरा मकान नहीं था और 4 दीवारी के अंत में गंगा का रेतीला किनारा शुरू हो जाता था। व्योमकेश ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, खिड़की की ऊंचाई जमीन से 15 फीट है। कमाल है, यकीन नहीं होता। उसके बाद हमने थोड़ी देर तक कैलाश बाबू के साथ उन अलौकिक घटनाओं के बारे में चर्चा की, लेकिन मामले पर कोई नई रोशनी नहीं पड़ी। हमने महसूस किया कि कैलाश बाबू एक बहुत ही बुरी तरह के अड़ियल आदमी थे। उन्होंने भूत देखने की बात पर कोई अविश्वास नहीं जताया और उनकी बातचीत से ऐसा लगा मानो वो बहुत डरे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद वे उस भूतिया मकान को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके दिल की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें घर बदलने को कहा था, लेकिन वो किसी बीमार बच्चे की तरह उसी घर में रहने की जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने वहां से हिलने तक से इनकार कर दिया था। अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हम बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने अपनी चिड़चिड़ी आवाज में कहा,
हर एक आदमी मुझे ये घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये बताओ, अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो उससे मुझे क्या मदद मिलेगी? क्योंकि मैं जहां भी जाऊंगा ये घटनाएं तो वहां भी होंगी। इन भूतिया कहानियों के पीछे का असली कारण कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। आप लोगों को शायद ये लगता है कि बैकुंठ बाबू की आत्मा यहाँ बार बार चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। असली कहानी इससे बिल्कुल अलग है। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि बैकुंठ यहाँ क्या खाक आएगा? ये तो एक राक्षस का काम है। मेरा अपना बेटा मुझे परेशान कर रहा है। वो निकम्मा लड़का कुत्तों की सोहबत में पड़ गया है। एक भले आदमी का अकेला बेटा और जमींदार का एकमात्र वारिस, उसके बावजूद वो दुष्टों का साथ दे रहा है। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है? मैंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे वो एक पाखंडी गुरु भी मिल गया है। मुझे पता चला है कि दोनों शमशान में इंसानी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे दरवाजे पर घेराबंदी कर दी थी। मैंने चौकीदार से कहकर उनको वहां से भगाया। इसीलिए अब उन्होंने हमारे पीछे एक राक्षस छोड़ दिया है। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरा दिल कमजोर है, इसीलिए वो चाहता है कि भूत देख के मैं डर जाऊं और मुझे दिल का दौरा पड़ जाए। यही उसकी इच्छा है। और फिर मेरी मौत के बाद वो बिना किसी रोक टोक के मेरे पैसे से गुलछर्रे उड़ाना चाहता है। इतना कहकर कैलाश बाबू अचानक बुरी तरह से हंसने लगे। तभी अचानक खिड़की की ओर देखकर उन्होंने डरे हुए स्वर में कहा, वहां वहां। हम लोग खिड़की की तरफ पीठ करके उनकी बातें सुन रहे थे। बिजली की तेजी से हम पीछे मुड़े। सामने का दृश्य देखकर हमारा खून ठंडा पड़ गया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। मिट्टी के तेल वाले लैंप की मंदी रोशनी में हमने खिड़की की चौखट पर एक बड़ी ही भयानक आकृति देखी। उसमें केवल हड्डियां और चमड़ी झूल रही थी। उसका रंग पीला और सफेद था। खुले हुए होठों से कुछ पीले पीले दांत दिखाई दे रहे थे। उस राक्षसी चेहरे पर एक जोड़ी खूंखार आंखें कमरे की ओर इस तरह देख रही थीं मानो कमरे में बैठे सारे लोगों को कच्चा चबा जाएंगी। एक पल के लिए तो जैसे हम सबको लकवा मार गया। उसके बाद व्योमकेश बिजली की तेजी से उछलकर खिड़की पर पहुंचा, लेकिन तब तक वो चेहरा गायब हो चुका था। मैं भी भागकर उसके पीछे गया। घने अंधेरे में देखते हुए हमने सोचा कि काश हम देवदार के पेड़ों की छाया में गायब होती उस ऊंची आकृति को एक बार देख पाते। व्योमकेश ने माचिस जलाकर खिड़की के बाहर देखा। हमें वहां कोई सीढ़ी या दीवार पर चढ़ने का कोई दूसरा सामान नहीं दिखाई दिया। दीवार पर कोई मुंडेर भी नहीं थी जिस पर कोई आदमी खड़ा हो सकता। व्योमकेश माचिस बुझाकर धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। वरद बाबू ने पूछा, तुमने उसे देखा? जी हाँ, देखा। कैसा दिखाई देता था? जैसा मैंने बताया वैसा ही था ना? उत्तर व्योमकेश के बजाय कैलाश बाबू ने दिया। अरे वो और किस तरह दिख सकता था? वो एक राक्षस था। मुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मेरा समय निकट है व्योमकेश बाबू। क्या आपने किसी को ये कहते सुना है कि वो राक्षस से बच पाया? व्योमकेश ने बड़े ही मुलायम स्वर में कहा, असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डर, कोई भूत या राक्षस नहीं। मेरा आपको सुझाव है कि आप इस घर को तुरंत छोड़ दें। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? मैंने क्या कोई गलत काम किया है जो किसी अपराधी या चोर की तरह यहाँ से भाग जाऊं? अगर मेरा बेटा चाहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगा। ऐसे बुरे बेटे के बाप के रूप में मुझे जीना भी नहीं है जिसे अपने पिता को मारने का जरा सा भी भय ना हो। ऐसे अड़ियल आदमी के सामने कोई भी तर्क करना बेकार था। तब तक काफी देर भी हो चुकी थी, इसलिए हम जाने के लिए खड़े हो गए। अगली सुबह आने का आश्वासन देकर हम सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वापस आते समय रास्ते में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वरद बाबू भी हमारे साथ घर तक आए थे। जब हम घर पहुंचे तब देखा कि शशांक बाबू भी वापस लौट चुके थे। क्या हुआ? हमारे अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा। व्योमकेश ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, भूत ने अपनी एक झलक दिखाई थी, लेकिन लगता है मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए वरद बाबू के भूत और कैलाश बाबू के राक्षस ने आपस में दोस्ती गांठ ली है। अगले दिन संडे था। सुबह सुबह व्योमकेश ने शशांक बाबू से कहा, चलो कैलाश बाबू से मिलकर आते हैं। क्या तुम्हें दोबारा भूत देखना है? लेकिन दिन के उजाले में वहां जाने से कोई फायदा नहीं। भूत तो सिर्फ रात में ही आते हैं। अरे लेकिन हम उसकी शेप तो देख सकते हैं, और वो किस चीज से बना है ये भी। अच्छी बात है, आओ चलते हैं।
हम अपनी मंजिल पर सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच गए। घर के लोग अभी पूरी तरह जागे नहीं थे। एक अलसाया सा नौकर सीढ़ियों के नीचे वाले बरामदे में पोंछा लगा रहा था। मकान मालिक का ऊपरी सोने का कमरा अभी बंद था। व्योमकेश ने कहा, चलो इस बीच बगीचे का एक चक्कर लगाकर आते हैं। बगीचे की घास ओस से गीली हो गई थी। हम काफी देर तक पूरे बगीचे में घूमते रहे। इसका पूरा एरिया 1.5 एकड़ से कम नहीं था, लेकिन उसमें कहीं भी फूलों की क्यारियां नहीं थी। गुल मेहंदी और कनेर की इक्की दुक्की डालियों पर कहीं कहीं कुछ फूल दिखाई दे रहे थे। वहां कोई माली भी नहीं था। शायद वैकुंठ बाबू ने किसी को नौकरी पर नहीं रखा था। जब उनकी डंडियां काली और मोटी हो जाती थीं, तो घर के नौकर उनको खुद काटकर अलग कर देते थे। बगीचे के पश्चिमी किनारे के कूड़े के ढेर से हमें इसका सबूत भी मिला। बगीचे की दीवार के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था। भट्टी की राख, जलाने का सामान, कागज के टुकड़े, कचरा, ये सब कुछ वहां एक ढेर की तरह इकट्ठा था। कई सालों से धूप और बारिश की मार सहते सहते वहां उन सब चीजों का एक टीला सा बन गया था। टीले के ऊपर चढ़ते हुए व्योमकेश ने आसपास नजर दौड़ाई। मिट्टी और राख को एक तरफ हटाते हुए उसने कूड़े के ढेर के अंदर झांका। एक पुराना टीन मिलने के बाद उसे बारीकी से देखा और फिर एक तरफ फेंक दिया। तभी वो चौंका, अरे ये क्या चीज है? वहां गैस का एक टूटा फूटा चूल्हा पड़ा हुआ था। उसे ऊपर उठाकर व्योम ने उसके खोल की जांच की। फिर अपनी उंगलियां उसके अंदर डालकर एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। शायद वो तेज हवा के कारण उड़कर चूल्हे में गिर गया था और उसके बाद उसने काफी दिनों से वहां अपना ठिकाना बना लिया था। चूल्हे को दूर फेंकते हुए व्योम ने कागज को नजदीक से देखा। मैं भी उसके पास जाकर उसमें झांक रहा था। ये किसी छपे हुए विज्ञापन का एक भाग था। उसके ऊपर जानवरों की कुछ धुंधली तस्वीरें छपी थीं। कागज काफी बदरंग हो चुका था और यहाँ तक कि उसकी स्याही भी काफी फीकी पड़ चुकी थी। उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ पाना मुमकिन नहीं लग रहा था। कागज को पलटते हुए व्योमकेश उसे अपनी आंखों के निकट ले गया। फिर उसने कागज मेरे हाथ में थमा दिया, ये कहते हुए, जरा देखना, क्या तुम पढ़ सकते हो कि इसमें हाथ से क्या लिखा हुआ है? मैंने बड़े ध्यान से उस कागज को देखा। पहली नज़र में तो कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल लगा। फिर ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि निब के दबाव के कारण कुछ शब्दों का अनुमान लगाया जा सकता था। कठिनाई, कोई चिंता, जो भी हो, पिताजी, उतावले, तुम्हारा, बेड। मैंने ये सारे शब्द व्योमकेश को पढ़कर सुनाए। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। लाओ, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। इतना कहकर व्योमकेश ने कागज के टुकड़े को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। इनको लिखने वाला शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था व्योम। उसने बैड लिखा हुआ था, मैंने कहा। असल में वो शब्द शायद बैड नहीं था, व्योमकेश ने कहा। शशांक बाबू हमारी हरकतों से थोड़ा बोर हो रहे थे। उन्होंने बेचैन होते हुए कहा, अरे अब इस राख के ढेर को टटोलने से क्या फ़ायदा है? कैलाश बाबू अब तक जाग गए होंगे। आओ चलते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी भूतिया खिड़की खुल गई है। आओ चलते हैं, व्योमकेश ने कहा। भाग 5। घर के निकट जाते हुए हमने कैलाश बाबू को खिड़की पर खड़े देखा। एक मुरझाया हुआ पीला चेहरा। अगर किसी ने उनको दिन की बजाय रात में अचानक यूं खिड़की पर खड़े देखा होता तो उसे उनके भूत होने का संदेह हो गया होता। उन्होंने हमें ऊपर बुलाया। व्योमकेश ने खिड़की के नीचे अपनी तेज नजरें दौड़ाईं। हरी घास का एक मोटा कालीन घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बिछा हुआ था। कैलाश बाबू के कमरे में प्रवेश करते हुए हमने देखा कि वहां चाय पहले से रखी हुई थी। चाय पीने के बाद बातचीत शुरू हुई। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें होने के बाद व्योमकेश ने पूछा, आप खिड़की बंद करके सोते हैं ना? जी हाँ, उसे देखने के बाद से मैं खिड़की बंद करके सोने के लिए मजबूर हो गया था। हालांकि डॉक्टर ने मुझे वैसा करने से रोका था। वो चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके मैं ताज़ा हवा में सांस लूँ, लेकिन मैं तो यहाँ एक पिंजरे में बस कैद होकर रह गया हूँ। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या खिड़की बंद करके सोने से आपको कोई मदद मिली? व्योमकेश ने पूछा। कुछ खास तो नहीं, लेकिन खिड़की बंद रहने से कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देता। क्योंकि वो रात के अंधेरे में खिड़की पर दिखता है तो मैं कमरे में अकेले नहीं सो पाता। मेरा कोई ना कोई नौकर कमरे के फर्श पर ही सोता है। व्योमकेश ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, अब मैं आपके कमरे का बारीकी से निरीक्षण करने जा रहा हूँ। और शशांक, प्लीज़ तुम इसे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार किसी से भी गलती हो जाती है। मैं बस ये जांच इसलिए करना चाहता हूँ कि कहीं तुमसे कुछ छूट तो नहीं गया है।
अरे अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि तुम ये काम करो। और ये भी बता दूं कि अगर इतने दिनों के बाद तुम कोई सुराग खोज पाए तो मैं तो तुम्हें जादूगर ही समझूंगा, शशांक ने कहा। व्योमकेश मुस्कुराया और बोला, क्या इस कमरे में वैकुंठ बाबू की हत्या वाले दिन कोई फर्नीचर नहीं था? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना व्योमकेश कि वो फर्श पर सोते थे। उनके पास पानी का बर्तन और पानदान रखा हुआ था, और हाँ, उसके साथ साथ तांबे की एक कान खोदनी भी मिली थी। ठीक है। उसके बाद व्योमकेश ने शिकारियों की तरह कमरे में दबे पांव घूमना शुरू कर दिया। कभी वो छत की तरफ देखता, कभी फर्श को घूरते हुए चलता। खिड़की के पास रुककर उसने उसके लकड़ी के दरवाजों को बारीकी से देखा। कई बार उनको खोला और बंद भी किया। इसके बाद फिर से कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। इसी तरह 15 मिनट बीत गए। शशांक बाबू ने अपनी कोई पुलिस की कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। तभी अचानक मैंने देखा कि व्योमकेश कमरे की दक्षिणी दीवार के पास खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शशांक बाबू ने भी इस बात पर ध्यान दिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? यहाँ जादू है, आओ और एक नज़र डालो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि तुमने इसे पहले नहीं देखा होगा। बड़ी ही उत्सुकता से हम दोनों वहां जाकर खड़े हो गए। पहले तो पुती हुई दीवार पर हमें कुछ नजर नहीं आया। फिर नज़दीक से और ध्यान से देखने के बाद मैंने फर्श से 5 फुट की ऊंचाई पर एक साफ साफ फिंगरप्रिंट देखा। ऐसा लगा मानो किसी ने चूने को सूखने से पहले दीवार पर अपनी उंगलियों से दबाव डाला था, जिसका निशान यहाँ बन गया था। शशांक बाबू ने बारीकी से उसका निरीक्षण करते हुए कहा, ये किसी के अंगूठे का निशान है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? इसका क्या महत्व है? महत्व? ये हत्यारे के अंगूठे का निशान है शशांक बाबू। शशांक बाबू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हत्यारा? तुम्हें कैसे पता कि ये निशान हत्यारे के अंगूठे का है? ये बात ठीक है कि हमने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निशान हत्यारे के ही हैं? वो कमरे की पुताई करने वाले मिस्त्री या किसी और की उंगलियों के भी तो हो सकते हैं। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारी जेब में कोई पेन वाला चाकू या कान खोदनी है? हाँ, पेन वाला चाकू है, ये लो। व्योमकेश ने उस पेन वाले चाकू से उस निशान के आसपास की दीवार को कुरेदना शुरू किया। चूने की परत को सावधानी से ढीला करने के बाद जैसे ही उसने चाकू के कोने को प्लास्टर के नीचे घुसाकर ऊपर की तरफ उठाया, दीवार से प्लास्टर का एक टुकड़ा ढीला होकर उखड़ गया। व्योमकेश ने उसे अपने रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। फिर व्योमकेश ने कैलाश बाबू से कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी दीवार को खराब कर दिया। कृपया इस खाली जगह को भरवा लीजिएगा। चलो शशांक, अब हमारा काम यहाँ पूरा हो चुका है। वैसे भी 9 बज चुके हैं। अब हमें कैलाश बाबू को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे कैलाश बाबू, क्या आपकी अपने घर वालों से रेगुलर बातचीत होती है? अजी, मुझे कौन पत्र लिखने जा रहा है? मेरे बेटे के निकम्मेपन से तो आप पहले ही परिचित हैं। उसके अलावा मुझे पत्र लिखने वाला और कोई दूसरा आदमी मेरे परिवार में नहीं है। ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। खैर, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। वैसे आपको परेशान करने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं। व्योमकेश ने दीवार पर बने गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कैलाश बाबू ने सिर हिलाकर सहमति दी और हम निकलकर सड़क पर आ गए। हम अपने घर की तरफ तेजी से पैदल ही चल पड़े। शशांक बाबू ने अचानक पूछा, उंगलियों के निशान के बारे में तुम्हारी असली राय क्या है व्योमकेश? मैं तुम्हें अपनी राय पहले ही बता चुका हूँ शशांक, वो हत्यारे की उंगलियों के निशान हैं। शशांक बाबू इस बात पर थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोले, अरे तुम तो जिद्दी की तरह अपनी बात पर अड़ गए हो। हमें हत्यारे की पहचान के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, और फिर भी तुम जिद पर अड़े हुए हो कि वो हत्यारे के ही निशान है। आखिर उसके पीछे कोई कारण भी तो होना चाहिए। अगर तुमको ये लगता है कि जिस मामले की तह तक मैं 6 महीने में भी नहीं पहुंच सका उसे तुम सिर्फ उंगलियों के निशान से हल कर लोगे, तो मुझे लगता है तुम इस मामले की पेचीदगी को समझ नहीं पा रहे हो। एक किसी अनजान आदमी की उंगली का निशान या फिर कचरे के ढेर में मिले 2 कागजों से किसी जासूसी उपन्यास में तो काम चल सकता है, लेकिन पुलिस की जांच के लिए ये सबूत पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनसे हमें कोई मदद मिलने वाली है। वैसे भी ये इस तरह के तौर तरीके तुम्हारे कलकत्ते में चलते होंगे, लेकिन यहाँ इनसे कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि तुम अपनी छुट्टियां बिताओ और फिर अपने शहर वापस लौट जाओ। व्योमकेश ने पूरी दोपहर आलस्य में बिताई। एक बार अनमना सा होकर उसने कागज के टुकड़ों और उंगलियों के निशान पर नजर डाली और फिर वापस कागज को अपनी जेब में रख लिया। दोपहर के बाद वरद बाबू आए। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ एक बंगाली क्लब है,
क्या आप लोग चलेंगे? हाँ ज़रूर। हम उस कस्बे में 2 दिन गुजार चुके थे, लेकिन अभी तक कहीं घूमने नहीं गए थे। इसलिए शाम तक हम वरद बाबू के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहे। सूरज ढलने के बाद वो हमें लेकर क्लब में चले गए। वो क्लब किले के बाहर बना हुआ था। रास्ते में हमें एक बड़े से मैदान में कई बड़े बड़े टेंट लगे दिखाई दिए। उनके पास काफ़ी भीड़ जमा थी और अंदर तेज चमकीली लाइटें लगी हुई थीं। ये क्या है? मैंने पूछा। हमारे शहर में सर्कस आया है। क्या आपके यहाँ सर्कस भी है? व्योमकेश ने सवाल किया। जी हाँ, हमारे यहाँ तो सर्कस आते रहते हैं। उसे देखने के लिए वो लोग मामूली फीस भी लेते हैं। पिछले साल भी एक सर्कस आया था। नहीं, पिछले साल नहीं, बल्कि उससे भी 1 साल पहले। ये सर्कस वाले कितने समय से हैं यहाँ पर? व्योमकेश ने पूछा। इनके शो कल से शुरू हुए हैं। उसके बाद थोड़ी देर वरद बाबू हमें सर्कस के बारे में बताते रहे। तब तक हम किले के बाहर बने क्लब में पहुंच गए। क्लब का प्रवेश द्वार थोड़ा तंग था। एक खुले से आंगन में कई कमरे बने हुए थे। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि एक कमरे के फर्श पर कालीन जैसी शीट बिछी हुई थी। क्लब के कुछ सदस्य उस पर बैठकर ब्रिज खेल रहे थे। बाजी खत्म होने के बाद आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन जैसे ही दूसरी बाजी शुरू होती थी सब लोग शांत हो जाते थे। किसी भी सूरत में बाजी के चलते समय उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता था। क्लब के 2 मेंबर कमरे के एक कोने में शतरंज बिछाए बैठे थे। वो अपने खेल में इतने तल्लीन हो जाते थे कि खेल खत्म होने से पहले डांसर्स भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाती थीं। एक दूसरे कमरे में कुछ उत्तेजित सदस्यों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वरद बाबू हमें उस कमरे में ले गए। बहुत सारे युवक एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उनके बीच में शैलेन बाबू भी थे, जिनसे एक दिन पहले हम मिल चुके थे। उनको घेर कर बैठे हुए लोगों के बीच भूतों और आत्माओं की कहानियां चल रही थीं। वरद बाबू को देखते ही शैलेन बाबू को अपने बचाव की कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने हाथ आगे करते हुए कहा, ओहो, आपका स्वागत है वरद बाबू। इन लोगों ने तो मुझे यहाँ परेशान कर रखा है। अच्छा, आप भी हैं व्योमकेश बाबू? अरे आइए आइए। 2 नए लोगों के आने के बाद बहस एक बार के लिए रुक गई। वरद बाबू ने हमारा परिचय कराया और जब हम लोग बैठ गए तो उन्होंने पूछा, आप लोग सब किस बात पर इतने उत्तेजित हैं? मामला क्या है? शैलेन बाबू ने बताया, अरे ये लोग मेरी ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि मैंने भूत देखा था। कहते हैं वो मेरा वहम था। उनकी बात सुनकर मेज पर मौजूद युवकों में से एक पृथ्वीश बाबू ने कहा, अजी हम तो ये कहना चाहते हैं कि वरद बाबू की पहली पत्नी की कहानियों की बाढ़ ने उनको इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि उनको तो हर जगह भूत ही दिखाई देता है। लगता है उन्हें भूतों के अस्तित्व के बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। शैलेन बाबू ने विरोध करते हुए कहा, देखिए मैं ये बात मानता हूं कि मैंने कोई चीज साफ साफ नहीं देखी, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने कोई चमगादड़ या ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। और अगर आप लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वरद बाबू की कहानियां सुनकर मेरी दृष्टि चली गई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 सज्जन कल ही हमारे शहर में आए हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने उनको भी अपनी कहानियों से भ्रम में डाल दिया है? मैंने इनको कल बताया था और कल ही इन लोगों ने भी उस भूत को साक्षात देखा है। ये बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। पृथ्वीश बाबू ने पूछा, क्या आप लोगों ने सचमुच भूत देखा था? जी हाँ, हमने देखा था, व्योमकेश ने स्वीकार किया। आपने क्या देखा था? जी वो एक चेहरा था। फिर व्योमकेश ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें हमें वो चेहरा दिखाई दिया था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। वरद बाबू और शैलेन बाबू के चेहरों पर विजय की चमक दिखाई पड़ी। दर्शकों में से एक अमूल्य बाबू इस दौरान इस सारी बातचीत में शामिल हुए बिना चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विरोधाभास सा दिखाई दे रहा था। उनके मन की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनको उस बात पर यकीन करने के लिए कहा जा रहा हो जिसको मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। अगर वो इस बेकार की बहस की जड़ पर कोई प्रहार कर पाते तो शायद उनको थोड़ा संतोष मिल जाता। उन्होंने बड़े ही अनिश्चय के से स्वर में कहा, देखिए हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। अब क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भूत देखा था तो मैं इसे सच मान तो लेता हूँ, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि वैकुंठ सुनार सचमुच भूत बन गया था तो उसे कैलाश बाबू का पीछा करने से भला क्या फायदा होने वाला है? क्या कोई मुझे ये बात समझा सकता है? वरद बाबू ने जवाब दिया, देखिए आप हमेशा भूतों और आत्माओं के इरादों की तह तक नहीं पहुंच सकते। कौन जाने उनके मन में कब क्या चल रहा होता है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वैकुंठ बाबू कुछ न कुछ अवश्य कहना चाहते हैं।
अरे तो अगर कहना चाहते हैं तो उसे कह क्यों नहीं देते? अमूल्य बाबू ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा। वो इसलिए अमूल्य बाबू कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। उनकी परछाई देखकर ही हम लोग इतना डर जाते हैं कि वो बेचारे चले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपनी बात कह नहीं पाते। वाह, ये अच्छी रही। अगर तुम्हारे उन वैकुंठ बाबू में बोलने की शक्ति का भी अभाव है तो वो बिना कारण किसी बेकसूर आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? अमूल्य बाबू ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। वरद बाबू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने नहले पर दहला मारा। अगर वो बोल नहीं भी पा रहे हैं तो भी ऐसे उपाय हैं जिनसे उनके साथ बातचीत की जा सकती है। कौन से उपाय? प्लानचेट बोर्ड। क्या वो 3 पैरों वाली तिपाई? तुम उसी की बात कर रहे हो ना? वो झूठ और बकवास के अलावा और कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधविश्वास है वो। अमूल्य बाबू ने तैश में आते हुए कहा। अच्छा, आपको कैसे पता? क्या आपने कभी उसका परीक्षण किया है? इस बात का अमूल्य बाबू के पास कोई जवाब नहीं था। हमारी तरफ मुड़ते हुए वरद बाबू ने कहा, देखिए, मेरा मानना है कि वैकुंठ बाबू कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वो हत्यारे का नाम बताना चाहते हों या फिर उसकी कोई पहचान। हमें इस काम में उनकी सहायता करनी चाहिए। हो सकता है कि अगर हम प्लानचेट बोर्ड पर उनको बुलाएं तो वो हमें कुछ बता सकें। क्या आप ये कोशिश करना चाहेंगे? मैंने कभी किसी आत्मा को बुलाए जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं इस काम के लिए बड़ा ही इच्छुक था। मैंने तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हम अभी उनको बुलाने की कोशिश करें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वरद बाबू ने कहा। हम अभी यहीं ये काम करते हैं। बोलिए, आप सब लोग तैयार हैं? अगर हम उसे यहाँ बुलाने में सफल हो जाते हैं तो आप लोगों के मन का सारा अविश्वास अभी के अभी खत्म हो जाएगा। इस बात ने सबको बड़े ही उत्साह से भर दिया। सब ने तुरंत सहमति दे दी। फटाफट एक छोटी सी मेज को बीच में खींच लिया गया। वरद बाबू ने कहा, देखिए, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसलिए सिर्फ 5 लोगों को हम चुनते हैं। तो ये तय हुआ कि वरद बाबू, व्योमकेश, शैलेन बाबू, अमूल्य बाबू और मैं कमरे में रहेंगे। बाकी सब लोग बगल वाले कमरे में चले जाएंगे। कमरे में अंधेरा करके हम लोग उस मेज के चारों तरफ बैठ गए। वरद बाबू ने हमें संक्षेप में सारा प्रोसीजर समझा दिया। हम सब ने अपने अपने हाथ मेज पर रख लिए और एक दूसरे की उंगलियों को स्पर्श करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और वैकुंठ बाबू का ध्यान करने लगे। कमरे में करीब करीब पूरी तरह अंधेरा और शांति छा गए। इसी तरह 5 मिनट बीत गए। प्रेत का कहीं कोई संकेत नहीं था। मेरे मन में दूसरे विचार घूमने लगे। मैंने जबरदस्ती अपना ध्यान सिर्फ वैकुंठ बाबू पर लगाने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश ज्यादा सफल नहीं हो रही थी कि तभी मेज अचानक थोड़ा सा हिली। मेरे बदन में एक कंपकपी सी दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैं स्थिर बैठा रहा। फिर मेज दोबारा हिली। ऐसा लगा मानो वो मेरी उंगलियों के नीचे से सरक रही हो। वरद बाबू ने धीमे स्वर में कहा, क्या आप यहाँ पर हैं वैकुंठ बाबू? अगर हैं तो एक बार दस्तक कीजिए। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मेज का एक पैर ऊपर की तरफ उठा और थोड़ी आवाज के साथ नीचे गिर गया। वरद बाबू ने बड़े ही उत्साह भरे स्वर में कहा, वो यहीं है। मेरे शरीर की नसों में पहले से अधिक कंपन होने लगा। मेरे कानों में सनसनाहट सी होने लगी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो हैरान रह गया। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या देखने की उम्मीद थी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो कुल मिलाकर यही था कि हम 5 पहले की तरह ही अंधेरे में बैठे थे। मामूली से बदलाव से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कहीं अनंत से कोई आत्मा हमारे पास आती दिखाई पड़ी थी। वरद बाबू ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं सवाल पूछना शुरू करूं? हमने अपनी सहमति दिखाई। वो नपे तुले शब्दों में आत्मा से सवाल करने लगे। आप क्या चाहते हैं वैकुंठ बाबू? कोई उत्तर नहीं मिला। मेज अपनी जगह पर स्थिर थी। आप बार बार क्यों दिखाई देते हैं? इस बार मेज थोड़ी हिली, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? इस बार मेज का पाया साफ साफ हवा में ऊपर उठा। उसने फर्श पर कई बार दस्तक की, लेकिन हमें उसका मतलब समझ नहीं आया। वरद बाबू ने फिर से कहा, अगर आपका उत्तर हाँ है तो 1 बार दस्तक कीजिए और अगर नहीं है तो 2 बार दस्तक कीजिए। इस बार 1 दस्तक सुनाई पड़ी। मैंने महसूस किया कि मौत के बाद आत्मा से बातचीत करने का ये प्रोसीजर आसान नहीं था। हाँ और नहीं में संकेत देना तो संभव था, लेकिन किसी आत्मा से विस्तार पूर्वक बातचीत करना काफी मुश्किल काम था। फिर भी इंसानी बुद्धि ने इस बाधा को पार करने में किसी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। अंकों के माध्यम से टेलीग्राम भेजना शुरू हो चुका था। वरद बाबू ने इसी तरीके को अपनाया।
उन्होंने आत्मा से कहा, आप एक एक अक्षर करके बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर एक अक्षर का संकेत दस्तकों की नंबर से दो। अब टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन शुरू हो गया। मीज का पांव एक दस्तक देकर शांत हो गया। फिर एक गैप के बाद उसने दोबारा दस्तक दी और फिर शांत हो गया। काफी देर तक इसी तरह से प्रयास करते रहने के बाद जो विवरण हमारे सामने आया वो इस प्रकार था। घर खाली, वरना नुकसान। मेज की आखिरी दस्तक के बाद वो शांत पड़ गई। हम सब लोग काफी देर तक डरे हुए बुत बने बैठे रहे। उसके बाद वरद बाबू ने गला खंखारते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे कि आपका मकान खाली हो जाए। और क्या इसके अलावा भी कोई और बात है जो आप कहना चाहते हैं? मेज स्थिर खड़ी रही। अचानक मेरे मन में विचार आया। मैंने चुपके से वरद बाबू के कानों में कहा, अरे इनसे ये भी तो पूछो कि इनकी हत्या किसने की। वरद बाबू ने ये सवाल पूछा। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद मेज का पांव उठा और उसने जो जवाब दिया वो था ता रा ता रा। इसके बाद मेज उग्र रूप से कई बार हिली और फिर स्थिर हो गई। वरद बाबू ने कांपते स्वर में कहा, हम कुछ समझ नहीं पाए। तारा और उसके बाद क्या ये किसी का नाम है? मेज स्थिर बनी रही। वरद बाबू ने दोबारा पूछा, क्या आप अभी हैं या चले गए? फिर से कोई उत्तर नहीं। मेज पूरी तरह से निर्जीव चीज बनकर रह गई थी। वरद बाबू ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वो चली गई है। व्योमकेश ने उठकर लाइटें जला दी। सब लोगों के हाथों पर अपनी पैनी निगाह डालते हुए उसने कहा, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कोई भी अपने हाथ मेज से हटाएगा नहीं। मैं आपके हाथों की जांच करना चाहता हूं। व्योमकेश के इस व्यवहार से मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। उसकी बात का सीधा सा मतलब था कि वो ये कहना चाहता था कि वहां मौजूद सभी लोग धोखेबाज हैं। मैं उसके मन की शंकाओं को समझ रहा था, लेकिन फिर भी सच्चाई का पता लगाने के लिए इतनी कठोर बात कहना सही नहीं था। हर आदमी उनकी बात से थोड़ा खींचा हुआ था, लेकिन व्योमकेश ने बिना किसी रियायत के सबके हाथों की जांच की, यहाँ तक कि उसने मुझे भी नहीं बख्शा। लेकिन जांच के बाद भी उसको किसी के भी हाथ में कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आया। अपने गालों को हथेलियों पर रखकर उसने मेज पर अपनी कोहनी टिकाई और फिर रोशनी की तरफ शून्य में घूरता रहा। वरद बाबू ने उसे चुनौती देते हुए पूछा, तो नहीं मिला कुछ आपको? व्योमकेश ने खोई खोई ही उत्तर दिया, इनक्रेडिबल, आप लोग ऐसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अमूल्य बाबू का सारा संदेह अब तक भाप बनकर उड़ चुका था। उन्होंने सपाट शब्दों में पूछा, लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को वो तारा शब्द का अर्थ समझ में आया? सबकी नजरें आपस में मिलीं। मेरे मन में अचानक ही उसका उत्तर कौंधा, तारा शंकर। मैं वो नाम बताने ही वाला था कि व्योमकेश ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखते हुए कहा, बेहतर यही होगा कि अभी हम इस बात की चर्चा ना करें। ये एक बड़ा ही असाधारण अनुभव था। मैं अब भी इसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इसके लिए आपको धन्यवाद वरद बाबू। फिर हम सब वहां से जाने के लिए खड़े हो गए। शैलेन बाबू, अमूल्य बाबू और वरद बाबू भी हमारे साथ वापस आए। उनके घर भी किले के अंदर ही थे। जब हम अपने घर के नज़दीक पहुंचे तो शैलेन बाबू ने कहा, मैं अकेला रहता हूँ। मेरे मन में जो संदेह है उसके कारण पता नहीं आज रात को सो भी पाऊंगा या नहीं। वरद बाबू ने कहा, अरे तुम किस चीज़ से डर रहे हो? अगर किसी को डरने की ज़रूरत है तो वो हैं कैलाश बाबू। हम उनको वो घर छोड़कर जाने के लिए राजी कैसे करेंगे भला? व्योमकेश ने जवाब दिया, हमें उन्हें घर छोड़ने के लिए बड़े ही आराम से राजी करना पड़ेगा। आप सब लोग तो पहले ही कोशिश कर रहे हैं, अब मैं भी कोशिश करूंगा। वैसे तो कैलाश बाबू काफ़ी ज़िद्दी आदमी हैं, लेकिन उनकी खातिर हमें ये काम करना ही पड़ेगा। खैर, अब हम घर पहुंच गए हैं। आप लोग अब और ज़्यादा कष्ट ना करें। गुड नाइट। हमें अलविदा कहकर वो दोनों अपने रास्ते पर चले गए। मैंने अमूल्य बाबू को कहते सुना था, अरे बेहतर तो यही होगा शैलेन बाबू कि आज की रात आप मेरे घर पर गुजारें। आप अकेले रहते हैं और मेरे घर में भी इस समय मेरे अलावा और कोई नहीं है। साफ नज़र आ रहा था कि क्लब में हुए इस प्रेतात्माओं के सेशन ने सभी को बुरी तरह से भयभीत कर दिया था। भाग 7। शशांक बाबू का भरोसा शायद व्योमकेश के ऊपर से उठ गया था, इसीलिए उन्होंने कैलाश बाबू के घर से लौटने के बाद उस दिन हत्या का मामला नहीं उठाया। इसके अलावा उनके काम का बोझ भी काफ़ी बढ़ गया था और पूजा का त्यौहार नज़दीक होने के कारण उनके पास बात करने का वैसे भी कोई खास टाइम नहीं था। इसके बाद के 2-3 दिन हमने कस्बे और बाहरी इलाकों में भटकते हुए बिताए।
ये एक बहुत ही पुरानी जगह थी और इससे बहुत सारी कहानियाँ और किस्से जुड़े हुए थे जो जरासंध के युग से लेकर रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने तक आते थे। हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये कस्बा बहुत ही काम का था। कस्बे की सैर करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि व्योमकेश शायद हत्या के बारे में बिल्कुल भूल गया है। इस बारे में जो वो कर रहा था वो बस इतना ही था कि हर शाम को कैलाश बाबू के घर जाता और तरह तरह से ये कोशिश करता कि वो किसी तरह से घर छोड़ने को राज़ी हो जाएं। उसके बार बार ऐसा करने का ये परिणाम हुआ था कि कैलाश बाबू, जो पहले बिल्कुल ना पर अड़े हुए थे, अब उदासीन सहमति जताने लगे थे। आखिरकार करीब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने वहां से जाने के लिए अपनी सहमति दे दी। किले के बाहर एक अच्छा घर खोज लिया गया। ये फैसला हुआ कि अगले रविवार को वो घर बदल लेंगे। रविवार की सुबह चाय पीते हुए व्योमकेश ने कहा, शशांक, मुझे लगता है अब हमें अपना लंगर उठा लेना चाहिए। काफी दिन हो गए यहाँ रहते। शशांक बाबू ने कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? तुम दोनों कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? कलकत्ते में तुम्हारे पास अभी कोई केस थोड़ा ही है। नहीं, केस तो नहीं है, लेकिन आदमी को अपनी दुकान खुली रखनी चाहिए। क्या पता कब कौन सा ग्राहक आ जाए। व्योमकेश ने कहा, हाँ ये बात तो है। कब जाने के बारे में सोच रहे हो? शशांक ने पूछा। आज ही। हमने अपनी छुट्टियां बड़े आराम से बिताई। मैं इन छुट्टियों को बहुत लंबे समय तक याद रखूंगा। क्या आज ही? अच्छी बात है, चलो तैयारी कर लो फिर। लेकिन ये सारा मामला अभी सुलझा नहीं है व्योम। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है, लेकिन तुम्हारा इतना नाम सुनकर मैंने ये उम्मीद की थी कि तुम इस मामले को हल कर पाओगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो शशांक? व्योमकेश ने पूछा। अरे वैकुंठ बाबू की हत्या के बारे में। क्या तुम भूल गए? मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ शशांक, लेकिन उसमें अब कुछ और पता लगाने के लिए है नहीं। पता लगाने के लिए और कुछ नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है व्योम? क्या तुमने इस मामले में सब कुछ पता लगा लिया है? हाँ, बिल्कुल लगा लिया है। मैं तो इस बात को कई दिन पहले ही जान गया था। तुम्हें क्या लगता है हमें अभी भी उस मामले में माथापच्ची करना जरूरी है? व्योमकेश ने बड़े ही हैरान स्वर में पूछा। शशांक उससे भी ज्यादा हैरान हो गया। तुम कई दिनों पहले ही सब कुछ जान गए थे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें हत्यारे का पता चल गया है? हाँ, मुझे तो इसका पता पिछले रविवार को ही चल गया था। तो फिर तुमने इतने दिनों तक ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? व्योमकेश ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ शशांक, तो तुम्हारे व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि पुलिस को मेरी मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो तरीके हम बंगाल में अपनाते हैं वो यहाँ के लोगों को हास्यास्पद लगते हैं। तुमने उंगलियों के निशान और कागज़ की रद्दी के बारे में बड़े ही अपमानजनक तरीके से जो कुछ कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से बताने की पहल नहीं की। ज़रा कल्पना करो कि तुम्हारे सारे पुलिस वाले तुम्हारी तरह ही मेरी बातों का मजाक उड़ाते और मेरे तथ्यों को एक कहानी बनाकर खारिज कर देते तो मुझे कितना बुरा लगता। शशांक बाबू ने थूक निगलते हुए कहा। अरे लेकिन तुम पर्सनली मुझे तो बता सकते थे। आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा खैर, अब उन सब बातों को जाने दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है? कौन है वो हत्यारा? क्या हम लोग उसे जानते हैं? व्योमकेश सिर्फ मुस्कुरा दिया, बोला कुछ नहीं। शशांक ने याचना के स्वर में कहा, अरे बताओ ना व्योमकेश, किसने किया वो? भूत ने। व्योमकेश की ये बात सुनकर शशांक बाबू कुछ देर उसे घूरते रहे, फिर बोले, तुम मजाक कर रहे हो? वैकुंठ बाबू की हत्या भूत ने की थी? धूल में लठ मत मारो व्योमकेश। अगर तुम्हें सचमुच ये लगता है कि उनकी हत्या भूत ने की, तब तो तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। इतना कहकर उसने निराशा से अपने माथे पर हाथ मारा। व्योमकेश मुस्कुराया और बरामदे में एक चक्कर काटने के बाद बोला, देखो शशांक, अगर तुम्हें सारा ब्यौरा चाहिए तो फिर मुझे आज की रात यहाँ रुकना होगा। फिर मैं आज यहाँ से नहीं जा सकूंगा, क्योंकि तुम सारी बातों को तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक मैं अपराधी को पुलिस के हाथ में सौंप नहीं देता। कैलाश बाबू आज अपना घर बदल रहे हैं और इसलिए मुझे आज रात को हत्यारे के पकड़े जाने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कोई वैकुंठ बाबू की बेटी को लेकर बहुत ही नाराज है। लेकिन तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। मुझे ये स्पष्ट करने दो कि हमें क्या करना ज़रूरी है। ये पतझड़ का मौसम था। दिन छोटे होने लगे थे। शाम का अंधेरा 6 बजे ही हो जाता था और किले के रहने वाले रात 9 बजे तक अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो जाते थे। पिछले कुछ दिनों में मैंने वहाँ ऐसा ही कुछ देखा था। हम तीनों उस रात 9 बजे से थोड़ा पहले ही घर से रवाना हो गए। व्योमकेश ने एक टॉर्च ले ली और शशांक बाबू ने अपनी जेब में एक हथकड़ी डाल ली। सड़क लोगों से खाली और सुनसान थी।
आसमान में बादल छाए हुए थे। पूरे रास्ते हमें किसी भी इंसान के दर्शन नहीं हुए। जब हम कैलाश बाबू के खाली मकान पर पहुंचे तो सरकारी खजाने की घड़ी से 9 बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सड़क के आसपास देखते हुए शशांक बाबू ने धीरे से सीटी बजाई। अंधेरे में से एक आदमी उभरा। हम लोग उसे देख नहीं पाए। हमारे कानों में सिर्फ उसके चलने की आवाज़ आई। व्योमकेश ने उसके कान में कुछ कहा और वो गायब हो गया। हम बड़े ही चौकन्ने होकर घर के अंदर दाखिल हुए। वो खाली था और उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए थे। मकान में कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी। किसी निर्जीव लाश की तरह ये घर वीरान पड़ा था। हम लोग दबे पांव ऊपर गए। व्योमकेश कैलाश बाबू के कमरे के बाहर एक पल के लिए रुका। कमरे में प्रवेश करते हुए उसने अपनी टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा पूरी तरह से खाली था। कैलाश बाबू के साथ साथ उनका सारा सामान और बिस्तर वगैरह वहां से ले जाए जा चुके थे। कमरा बंद करने के बाद व्योमकेश ने अपनी टॉर्च बुझा दी। फर्श पर पसरते हुए उसने हमसे भी बैठने के लिए कहा। देखो भाई, अभी कुछ पता नहीं है कि हमें कितनी देर यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। हमें यहाँ सुबह 3 बजे तक तो रहना ही है। अजीत सुनो, जैसे ही मैं टॉर्च जलाऊं तुम फौरन खिड़की पर जाकर उसकी निगरानी करना, और शशांक तुम अपनी पुलिस वाली ड्यूटी निभाओगे। कहने का मतलब ये है कि अपनी पूरी ताकत से भूत को पकड़ोगे। उसके बाद हमने अंधेरे में निगरानी शुरू कर दी। हम एकदम शांत और स्थिर होकर बैठ गए। जरा सी भी हलचल और आवाज़ भूत को नाराज कर सकती थी। खजाने की घड़ी ने घंटा बीतने की आवाज़ की। रात के 11 बज गए थे। हमें इस बात का कोई पता नहीं था कि भूत कब आएगा। कुछ देर बाद मेरी पलकें भारी होने लगीं। मैंने जम्हाई लेने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि व्योमकेश ने अपने पंजे से मेरा घुटना पकड़ लिया। मेरी जम्हाई बीच में ही रुक गई। खिड़की के पास हल्की सी आवाज़ हुई, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने सांसें रोककर सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई दी। अचानक दरवाजे के पास किसी के पैर घसीटकर चलने की आवाज़ सुनकर मैं फिर से चौंक गया। एक आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। वो हमसे 2 फुट से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। क्या उसे हमारे कमरे में छिपे होने की जानकारी थी? कौन था वो? क्या करने आया था यहाँ? मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। फिर अचानक कमरे के अंदर रोशनी की एक पतली सी किरण चमकी। हमने देखा कि एक लंबा पतला आदमी हमारी तरफ पीठ किए खड़ा था। ये टॉर्च उसी ने जलाई थी और उसकी पतली सी रोशनी में वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। व्योमकेश ने अपनी टॉर्च जला दी और मैंने फुर्ती से खिड़की पर जाकर अपनी पोजीशन ले ली। अजनबी एक झटके में अपनी आंखें बंद किए हुए हमारी तरफ मुड़ा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके मुड़ने के साथ ही एक साथ कई घटनाएं हुईं। घुसपैठिया चीते की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा। शशांक बाबू ने पहलवान की तरह उसे कसकर पकड़ लिया और हम तीनों फर्श पर गुत्थम गुत्था हो गए। शशांक बाबू उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अजनबी के पैर पकड़ लिए और वो उनकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो सका। शशांक बाबू को घसीटते हुए वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। अब मैंने टॉर्च की रोशनी में उसके ऐंठे और गाढ़े रंग से रंगे हुए चेहरे की एक झलक देखी। वो सचमुच एक भूत जैसा दिखाई दे रहा था। व्योमकेश ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, शैलेन बाबू, अगर आप खिड़की के रास्ते से भागने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपकी बैसाखियां अब वहां पर नहीं हैं। सिपाही भानु प्रताप सिंह और उनके साथियों ने उनको वहां से हटा दिया है और वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कांस्टेबल सिंह, आप ऊपर आ जाइए। अब वो खूंखार चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। मैं उसे देखकर हैरान भी था और सुन्न भी। ये शैलेन बाबू थे, हमारे शुभचिंतक शैलेन बाबू। और इस रूप में कुछ पल के लिए शैलेन बाबू के नकली चेहरे की खूंखार और राक्षसी आंखें व्योमकेश की तरफ ऐसे मुड़ी मानो फट पड़ेंगी। जंगली भालू की तरह दांत दिखाते हुए उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाए। उनके गले से एक भर्राई सी आवाज़ निकली और वो शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़े। जब शशांक बाबू शैलेन बाबू के पैरों को छोड़कर खड़े हुए तो व्योमकेश ने कहा, आप शैलेन बाबू को तो जानते हैं शशांक बाबू, लेकिन शायद आप इनके असली नाम से परिचित नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके कंधे से खून बह रहा है, लेकिन ये घाव ज्यादा गंभीर नहीं है। टिंचर आयोडीन का एक फाहा ही इसे ठीक करने के लिए काफ़ी होगा। इस घाव के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। और आइए, अब मैं आपको शैलेन बाबू की असली पहचान बताता हूँ। ये सर्कस के जाने माने खिलाड़ी और वैकुंठ बाबू के गुमशुदा दामाद हैं। अगर इन्होंने आपके कंधे पर सचमुच काटा होता तो आप इसे कहावती मुहावरे की तरह किसी दामाद की तरफ से किया हुआ मजाक मान सकते थे, लेकिन शशांक बाबू उसे किसी भी तरह से मजाक मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खामोशी से अपनी हथकड़ियां
दामाद जी की कलाई में जकड़ दी और उसी पल कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी और ऐंठी हुई मूंछों के साथ आकर सैल्यूट किया। भाग 8। ये कहना बेकार है कि वैकुंठ बाबू के हत्यारे की गिरफ्तारी से पूरे शहर में कितनी सनसनी फैली। सब लोग ये जान गए थे कि इस असंभव काम को संभव किया था व्योमकेश बख्शी ने। स्नेह और संतोष को बनाए रखने की पूरी कोशिश के बावजूद शशांक बाबू इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे थे और इसीलिए हमने बिना और देरी किए तुरंत कलकत्ता वापस लौटने का फैसला किया। कैलाश बाबू अपने पुराने घर पर लौट आए थे। कलकत्ता के लिए निकलने से पहले हम लोग उनके सोने के कमरे में इकट्ठे हुए। शशांक बाबू, वरद बाबू और अमूल्य बाबू भी वहां मौजूद थे। अपने बिस्तर पर अधलेटे कैलाश बाबू अपने चेहरे पर एक अपनेपन का भाव लाने का प्रयास कर रहे थे। अपने बेटे पर झूठा संदेह करने का पश्चाताप उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अचानक कहा, अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो ना तो कोई भूत था और ना ही कोई राक्षस, बल्कि वो तो शैलेन बाबू थे। बड़ा ही दुष्ट और मक्कार आदमी है वो। याद है आपको इसी कमरे में बैठकर उस दिन वहां वहां कहकर कैसे चिल्लाया था? वो सब झूठ था। उसने कुछ भी नहीं देखा था। वो सिर्फ हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था ताकि हम ये कल्पना भी ना कर सकें कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। अब व्योमकेश बाबू, आप कृपा करके ये बताइए कि आपने इस रहस्य को सुलझाया कैसे? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कहनी शुरू की। आप इसे गलत मत समझिएगा वरद बाबू, लेकिन मुझे भूतों और आत्माओं की बात पर कभी भी यकीन नहीं था। मैं उनके अस्तित्व के प्रश्न में उलझना नहीं चाहता, लेकिन मुझे शुरू से ही इस बात का संदेह था कि कैलाश बाबू के कमरे में दिखाई देने वाली चीज कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि हाड़ मांस का जीता जागता कोई इंसान था। तो अब ये स्वाभाविक प्रश्न था कि वो आदमी कौन था और ऐसा काम क्यों कर रहा था? यहाँ रहने वाले हर एक आदमी को वो भूत के बहाने डराने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसका एकमात्र उत्तर ये है कि वो यहाँ से सबको भगाना चाहता था। अब सवाल ये है कि वो सबको क्यों भगाना चाहता था? जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वैकुंठ बाबू की मौत के बाद उनके कीमती जवाहरातों का कहीं नामो निशान नहीं मिला था। पुलिस को शक था कि वो उनको लकड़ी के एक डिब्बे में रखते थे, जिसे हत्यारा उनकी हत्या करने के बाद अपने साथ ले गया था। लेकिन मैं इस बात को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कंजूस वैकुंठ बाबू के बारे में मैंने जितना भी थोड़ा बहुत जाना था, उसके आधार पर मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि उनके जैसा आदमी इतनी कीमती चीज़ों को एक मामूली से लकड़ी के डिब्बे में रखेगा। अब ये बात कोई भी नहीं जानता था कि असल में वो उसे कहाँ रखते थे, लेकिन ये भी पक्की बात थी कि वो थे इसी कमरे में ही कहीं। तो अब सवाल ये था कि कमरे में वो किस जगह पर थे। अब थोड़ी देर के लिए चलिए हम इस सवाल को छोड़ देते हैं। भूतों की झूठी कहानी बनाने का एकमात्र स्पष्टीकरण ये हो सकता था कि वैकुंठ बाबू का हत्यारा ये जानता था कि जवाहरात कहाँ छिपाकर रखे हुए थे, लेकिन उसको अभी तक उनको यहाँ से ले जाने का मौका नहीं मिला था। इसीलिए वो घर में आए नए रहने वालों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो आसानी से उन जवाहरातों को निकाल कर ले जा सके। तो इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि असल में जो भूत था उसी ने वैकुंठ बाबू की हत्या की थी। जब मैंने वैकुंठ बाबू की बेटी से पूछताछ की तो मुझे उसके जवाबों में दो विरोधी बातें नजर आईं। पहली ये कि उसने उस रात को कुछ भी नहीं सुना था। मुझे उसकी ये बात बिल्कुल असंभव जैसी लगी, इसके बावजूद कि वो इस कमरे के ठीक नीचे थी और उसने अपने पिता का गला घोंटकर मारे जाने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। हत्यारे ने उनकी हत्या करते समय उनसे जवाहरात के बारे में जानने की भी कोशिश की थी। दूसरे शब्दों में इसे लेकर दोनों में बातचीत भी हुई थी। वैकुंठ बाबू चिल्लाए भी थे। तो फिर ऐसा कैसे संभव था कि उनकी बेटी ने कुछ भी नहीं सुना? दूसरी बात ये कि वो अपने पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए गया में अंतिम संस्कार करने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं थी। सच्चाई ये है कि वो जानती थी कि उसके पिता असल में भूत बने ही नहीं थे, इसीलिए वो इस बारे में निश्चिंत थी। इसका मतलब ये था कि वो इस भूत की सच्चाई को जानती थी। एक अनपढ़ औरत के अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए इच्छुक ना होने का इसके अलावा और कोई कारण हो ही नहीं सकता था। अब उनकी बेटी के बारे में अटकलें लगाने की काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि वो ये जानती थी कि हत्या किसने की है और इसीलिए वो हमलावर को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब पिता के अलावा किसी औरत का सबसे नज़दीकी आदमी और कौन हो सकता है?
इसका उत्तर तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि वैकुंठ बाबू की बेटी एक पतिव्रता औरत थी, इसलिए इस हत्या के पीछे उसके पति के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। इसके अलावा मुझे एक और क्लू भी मिला था, इस बात का कि वैकुंठ बाबू का दामाद ही असली हत्यारा था। ये जो भूत था जो रोज खिड़की पर आता था, ये 15 फुट ऊंचा था और वो पहली मंजिल की खिड़की में बड़ी ही आसानी से झांक सकता था। तो किसी साधारण आदमी के लिए तो ये काम संभव हो ही नहीं सकता था। उसने उस काम के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अगर कोई आदमी सीढ़ी लेकर आता तो इतनी जल्दी सीढ़ी को गायब करना संभव नहीं था। तो फिर इस बात का क्या स्पष्टीकरण था? इसका जवाब था लाठियां। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उनके बारे में जानते ही होंगे। ऐसी लाठियों की सहायता से चोर डाकू रात भर में 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर डकैती को अंजाम देकर रातों रात लौट आते थे। आजकल कई सर्कसों में भी लाठियों पर करतब दिखाने वाले कई कलाकार होते हैं। बिना रेगुलर प्रैक्टिस के कोई भी इन लाठियों का इस्तेमाल कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। इसीलिए ये अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं था कि हत्यारा कोई सर्कस से जुड़ा आदमी हो सकता है। वैकुंठ बाबू का जो खर्चीला दामाद था वो एक सर्कस का हिस्सा था, ये हम सभी जानते थे। और साथ ही उसे मेकअप में भी कुशल होना चाहिए था, क्योंकि वो सर्कस में काम करता था। इसीलिए मेरा ये शक और भी पक्का हो गया। फिर एक दिन बगीचे की तलाश करते हुए मुझे कूड़े के ढेर में से कागज का एक टुकड़ा मिला। वो सर्कस का एक फटा पुराना इश्तेहार था, जिसके ऊपर एक शेर की तस्वीर छपी थी। उसके पीछे हाथ से कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लगता था कि लिखने वाले के पास कोई दूसरा कागज उपलब्ध नहीं था। उस पर लिखे शब्द ज्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका साफ साफ मतलब लगाया जा सकता था। एक कंगाल पति अपनी पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था। और तुम्हें बता दूं अजीत, कि तुमने जिस शब्द की बैड के रूप में व्याख्या की थी, असल में वो बैंड था, हस्बैंड शब्द का फटा हुआ आधा हिस्सा। उस कागज को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि एक गरीब पति ने दूर देश से वो पत्र अपनी पत्नी के पास भेजा था। लेकिन इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता था कि वैकुंठ बाबू किसी ऐसे बदमाश को पैसा देते जो उनकी बेटी को छोड़कर भाग गया हो। ये सब कुछ हुआ था करीब 1 साल पहले। 2 साल पहले शहर में कोई सर्कस आया था और इसीलिए इस बात से यही नतीजा निकला कि उसके पति ने वो पत्र किसी दूर दराज की जगह से भेजा था, क्योंकि उस समय वो अपने सर्कस के साथ था। उसके पास और कोई कागज ना होने के कारण उसने इश्तेहार के पीछे ही वो पत्र लिख दिया था। इस बात के कुछ महीनों बाद पति मुंगेर आ गया। मैं ये नहीं जानता कि वो यहाँ पैसे पाने में कैसे सफल हुआ, क्योंकि वो हवा पानी बदल कर स्वास्थ्य ठीक करने के बहाने एक किराए के मकान में रह रहा था। उसे मुंगेर में कोई नहीं जानता था। वो जैसोर का रहने वाला था और उसकी शादी हुई थी नवद्वीप में। इसीलिए उसे वैकुंठ बाबू के दामाद के रूप में जानने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। वैकुंठ बाबू को खुद भी शायद अपने दामाद के आने की जानकारी नहीं थी। अब दामाद ने यहाँ रहते हुए सारी गोपनीय जानकारियां जुटाईं और एक प्लान बनाया। अब चूंकि ससुर जी खुद अपने दामाद को पैसा नहीं दे रहे थे, तो उसने इस पैसे को पाने के लिए दूसरा तरीका आजमाया। लाठियों के सहारे वो उस रात खिड़की के रास्ते अपने ससुर के सोने के कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस तरह से वहां देखकर वो बहुत ही दुखी और परेशान हुए, लेकिन उनका दामाद अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर उन जवाहरातों को पाना चाहता था। अब वैकुंठ बाबू द्वारा उसे देख लिए जाने के बाद उनका जिंदा रहना उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। इसीलिए वो उनकी हत्या करने के लिए तैयार होकर आया था। उसने वैकुंठ बाबू को मारने से पहले उनसे जवाहरातों की जगह के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसको खजाने को निकाल कर ले जाने का मौका नहीं मिला। उसकी पत्नी नीचे जाग गई थी और ऊपर आकर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो उस रात दामाद सिर्फ एक मोती लेकर भाग गया, बाकी का खजाना अपनी जगह पर ही पड़ा रहा। वैकुंठ बाबू ने अपना वो खजाना एक बड़ी ही विचित्र जगह पर अपने कमरे की दीवार में छिपा रखा था। दीवार की सतह को कुरेद कर उन्होंने उसमें एक छोटा सा छेद बना रखा था। जब भी उन्हें किसी ग्राहक को कोई रत्न दिखाना होता तो वो उसमें से रत्न निकालते और बाद में दीवार की सतह को फिर से चूने से भर देते। इस काम के लिए उनको चूना मिलता था उनके पानदान से, जिसमें वो चूने का स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होने देते थे, और इसी कारण उनका काम बड़ी ही आसानी से हो जाता था। दीवार से कोई मोती निकालने के पहले ही दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने जल्दबाजी में वहां चूना लगा दिया और उस सुराख को भर दिया, लेकिन उसके अंगूठे का निशान चूने के ऊपर बना ही रह गया। पहल मुझे भी इस बात पर हैरानी हुई थी कि वैकुंठ बाबू ने अपने रत्नों को कहाँ छिपाया था, लेकिन फिर उस दिन कमरे की जांच करते समय
जब मैंने उंगली का वो निशान देखा तो मैं सब कुछ साफ तौर पर समझ गया। 2.5 लाख रुपए कीमत के जवाहरात पूरे कमरे में चूने की परतों के नीचे छिपा छिपा कर रखे गए थे। वैकुंठ बाबू ने उनको इतनी सफाई से छिपाया था कि बारीकी से जांच करने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चल सकता था। तुम्हें उन बाकी बचे हुए 50 रत्नों को खोजने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शशांक। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना मैं ये काम खुद कर देता। फिर भी मैंने पेंसिल से उन जगहों पर निशान लगा दिए हैं और इसलिए तुमको उन्हें खोजने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब ये बात हम जान गए कि अपने ससुर की हत्या करने के बाद दामाद अपने साथ सिर्फ एक मोती ही ले जाने में सफल हुआ था और अब उसे बाकी के बचे हुए रत्न खोजने थे। लेकिन सवाल ये था कि यह दामाद आखिर है कौन। ये तो निश्चित था कि वो इसी कस्बे में ही रहता है और शायद हमारा परिचित भी है। हमारे पास उसकी उंगलियों के निशान थे, लेकिन इतने बड़े शहर में सिर्फ इसी बात से हम उसे खोज नहीं सकते थे। तो फिर हमारे पास और क्या रास्ता था? ये रास्ता मुझे मिला उस शाम प्लानचेट वाली टेबल पर। मेज पर एक भूत दिखाई पड़ रहा था। मैंने महसूस किया कि हमी में से कोई एक उस मेज को हिला रहा था और जाहिर है कि वही हत्यारा होना चाहिए। भूत की गवाही अपने आप में एक पूरा सबूत थी। मैंने बहाने से वहां मौजूद सारे लोगों की उंगलियों की जांच की और उंगलियों का निशान शैलेन बाबू की उंगली से मेल खा गया। इसीलिए उसके बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि शैलेन बाबू ही असली हत्यारा था। शायद आप लोगों में से भी किसी को किसी पर कोई संदेह नहीं होता। इसीलिए शैलेन बाबू को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वरद बाबू का शिष्य बनना बड़ा ही आसान तरीका लगा। बाहर से वो आदमी बहुत ही मीठा बोलने वाला और मासूम नजर आता है, लेकिन अंदर से वो एक खूंखार भेड़िए जैसा है। करुणा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर व्योमकेश चुप हो गया। काफी देर तक किसी के मुंह से कोई बोल नहीं निकला। आखिरकार अमूल्य बाबू ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो, मुझे तो ये सब सुनकर बड़ी ही राहत मिल गई है। इन सारी बातों के अलावा व्योमकेश बाबू, आपने हमें वरद बाबू के भूतों से भी बचा लिया है। जिस तरीके से उनकी गतिविधियां चल रही थीं, उनको देखते हुए ये बड़ा संभव था कि एक दिन मैं भी उनकी बातों में आ जाता और उनका भक्त बन जाता। आपने वरद बाबू के भूत को भगा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जोर से हंस पड़े। व्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा, अब हमारी ट्रेन का समय हो गया है और हम आपसे अनुमति चाहेंगे। ताराशंकर बाबू, जो निस्संदेह एक बड़े ही उदार व्यक्ति हैं, उनसे मैं पहले ही अलविदा कह चुका हूँ और अब हम भी चलते हैं। चलो अजीत। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।